कई लोग ये सवाल पूछते हैं, कई बार मैं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से आपको जवाब भी दे चुका हूँ कि क्या क्राइम के शोज़, क्राइम के प्रोग्राम्स क्रिमिनल को आइडियाज़ देते हैं? क्या इससे क्राइम बढ़ता है? तो मैं बार-बार कहता हूँ इससे दोनों चीज़ें हैं। एक, कई बार आइडियाज़ ले लेते हैं क्रिमिनल, कई बार लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं, तो कुछ क्राइम रुक भी जाते हैं। आज की कहानी एक टीवी रियलिटी शो की कहानी है और इस कहानी के ज़रिए इस पूरी कहानी में आगे और उससे पहले क्या होता है, वो बड़ी ही चौंकाने वाली चीज़ें हैं। बात 2012 की है। 2012 मई का महीना, 17 मई। तमिलनाडु में एक तमिल चैनल, चेन्नई में उसका स्टूडियो, और उस चैनल पर एक रियलिटी शो आया करता था। इस रियलिटी शो में अलग-अलग सब्जेक्ट पर ऐसे कैरेक्टर को बुलाया जाता था, जैसे आप देखते हैं कई ऐसे शोज़ होते हैं। तो इसमें उस वक़्त के जो हॉट टॉपिक होते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाती थी। 17 मई का जो शो रिकॉर्ड होने जा रहा था, उसका सब्जेक्ट था कि ये जो आजकल की नौजवान पीढ़ी, ये जो इश्क मोहब्बत करते हैं, तो इस इश्क मोहब्बत का उनकी फैमिली पर क्या असर होता है? क्या वो उसका विरोध करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्या है? तो अब टॉपिक ऐसा है कि पेरेंट्स कैसे ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं एक लड़का-लड़की के प्यार के रिश्तों को, और वो उनकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल टीनेजर 17, 16, 18 साल की उम्र में। तो ऐसे कुछ कपल को जो एक दूसरे से प्यार करते थे, स्टूडियो में बुलाया गया और कोशिश की गई कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाएं, ताकि पहले इनकी जो राय है वो सुने कि लड़के क्या कह रहे हैं और लड़कियां क्या कह रही हैं। एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बट अभी वो स्टूडेंट हैं, कोई कमाई का जरिया नहीं, कुछ नहीं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा पेरेंट्स भी हैं, जिनसे पूछा जाता है कि आप इनके प्यार के दुश्मन क्यों हो, इसकी वजह क्या है। तो 17 मई को ये शो रिकॉर्ड हो रहा था और इस शो में उस दिन एक लड़की को बुलाया गया जिसकी उम्र 17 साल थी। इस लड़की का नाम था भार्गवी। भार्गवी तमिलनाडु के विल्लुपुरम इलाके की रहने वाली थी। भार्गवी के साथ उसके एक बॉयफ्रेंड को ही बुलाया गया। अब भार्गवी की कहानी ये थी कि जब वो विल्लुपुरम अपने घर पे रहा करती थी, तो उसको अपने उसी इलाके के एक लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के के साथ वो काफ़ी वक़्त गुज़ारा करती थी। नाम था लड़के का सतीश। तो सतीश और भार्गवी प्यार करते थे, घरवालों को पता चला। तो एक टीवी रियलिटी शो पे ये धीरे-धीरे खुल रहा है कि कैसे 4 साल पहले 3 कत्ल होते हैं और तीनों की लाशें एक घर के आंगन में दफ़न है। भार्गवी के जो पिता हैं, उनका नाम है मुरुगन। मुरुगन को इन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं आया और उसके बाद उन्होंने बेटी से अपने नाराज़गी जताई और कहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो, और आइंदा उस लड़के के साथ देखा तो डाँटा-डपटा भी। और फिर ये कहकर इन दोनों को अलग करने की कोशिश की। तो अब इस शो में भार्गवी को बुलाया गया, उसके बॉयफ्रेंड सतीश को बुलाया गया और साथ में उनके पेरेंट्स की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, उसके लिए भार्गवी के माँ और बाप दोनों को बुलाया गया और दोनों खुशी-खुशी आ भी गए। उनमें भार्गवी के जो फादर थे, मुरुगन, और उसकी माँ राजेश्वरी। अब शो शुरू होता है। शो के बीच में बातचीत चलती है, कैसे पहले शुरू में जो बिल्डअप होता है एक शो, आप दोनों कैसे मिले, कब इश्क हुआ, कैसे पता इश्क इश्क है, फ्यूचर क्या है, आपकी उम्र कम है, आप एक 17 की हो, एक 18-19 का है, कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं, फ्यूचर आगे में क्या होगा, ये चलता रहा। और फिर दूसरी तरफ पेरेंट्स से कि आपकी उन्हीं कपल से कि आपके पेरेंट्स की इसमें क्या मतलब रवैया रहता है। तो बता रहे हैं कि पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, धमकी देते हैं। अब पेरेंट्स से बात शुरू हुई तो पेरेंट्स भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं कि उम्र पढ़ाई लिखाई की है, अभी इनकी नासमझ है, कच्ची उम्र है, इसमें ये क्या जाने, दुनियादारी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब वक्त का बुलबुला है, फिर उतर जाता है, फिर समझ में आता है, तो तब तक देर चुकी होती है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अच्छा, सतीश और भार्गवी, ये दोनों का इश्क बहुत ज़ोर से चल रहा था। तो जब बाद में ऐसा हुआ कि उसके पिता ने उसके समझाने के बावजूद भार्गवी ने सतीश को नहीं छोड़ा, तो वो अपने पेरेंट्स का घर उसने छोड़ दिया और वो अपने माँ-बाप से अलग रहने लगी। तो अब अलग रह रही थी और शो में बुलाया गया, पेरेंट्स भी आए। तो लास्ट में जो शो का होस्ट था, एंकर, उसने फिर समझाया, बीच में दखल, जब दोनों तरफ से फिर बहस शुरू हो गई, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, आपके ये माँ-बाप हैं, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, अभी आपकी उम्र कम है, पहले पढ़ाई-लिखाई, करियर पे ध्यान दो। फिर दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की होस्ट ने, और इसी कोशिश के दौरान एंकर कहता है कि भार्गवी, ये बेहतर होगा कि आप अपने माँ-बाप के पास वापस चली जाओ।
क्योंकि आपके माँ बाप आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके भले के लिए कह रहे हैं। और फिर जब करियर में तुम या सतीश कुछ बन जाओ तो फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करो। तो जब ये होस्ट कहता है, भार्गवी मना कर देती है। वो बार-बार कहता है, वो बार-बार मना करती है। तो उसके बार-बार कहने से कहती है, मैं किसी भी कीमत पे चाहे मर जाऊँ, अपने फादर के घर नहीं जाऊँगी। अब जब वो ज़िद पर थी, तो फिर होस्ट ने उससे पूछा कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा क्यों सख्त हो कि तुम बार-बार मना कर रही हो कि अपने फादर के घर नहीं जाऊँगी? जब उसने उसको बहुत ज़्यादा कुरेदना शुरू किया तो अचानक भार्गवी से मुँह से एक लाइन निकल गई, शो रिकॉर्ड हो रहा है ऑन बिल्कुल कैमरे पे। उसने कहा कि मैं अगर गई अपने बाप के घर, तो ये ठीक मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को वैसे ही मार देंगे जैसे 4 साल पहले इन्होंने 3 लोगों को मारा था। तब भी एक लड़का और लड़की प्यार करते थे, उन दोनों को मारा और उस लड़की के बाप को भी इन्होंने मार दिया। अब पहले जब बोला तो एंकर को कुछ समझ में नहीं आया, होस्ट को। उसने कहा, तुम क्या कह रही हो? कह रही, हाँ, और ये मुझे हमेशा धमकी देते हैं कि तू सुधर जा, अगर तूने सतीश से मिलना बंद नहीं किया तो तेरे को भी वैसे ही मार दूंगा जैसे उन तीनों को मारा। तो एंकर को लगा कई बार माँ बाप धमकी देते हैं, डराते हैं, उसके लिए कहते हैं कि देख तुझे भी मार दूंगा, उसे मारा था, ये होता है। तो एंकर को लगा कि भार्गवी यूं ही कह रही है, लेकिन फिर उसने कहा कि आपको पता है आप क्या कह रहे हो? इस वक्त एक रियलिटी टीवी शो पर बैठी हो और अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आपके बाप ने 3 कत्ल किए हैं। वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल कह रही हूँ और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। तो उसने कहा, आपने देखा? उसने कहा, नहीं, मेरी माँ हमेशा कहती है। अब उसने माँ की तरफ उंगली उठा दी, राजेश्वरी उसकी माँ का नाम। उसने कहा कि कई बार मैंने कहा कि मुझे सतीश के साथ जीने दो, शादी करने दो, बट वो पापा मानते नहीं। और जब माँ से कहती हूँ तो माँ मुझे समझाती है कि ऐसा मत कर, बाप को गुस्सा मत दिला, वरना वो वैसे ही तुझे भी मार देंगे जैसे उसने 4 साल पहले 3 लोगों को मारा था। अब लाइव शो रिकॉर्डिंग चल रही है, बल्कि लाइव नहीं था, रिकॉर्डिंग चल रही है शो का, और ये बात भार्गवी कह रही है और उन दोनों के बारे में जो वहीं बैठे हैं, यानी उसके माँ बाप। जैसे ही उसने बोला तो राजेश्वरी ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने जो भी कहा है, मैं लेकिन उन तीनों कत्ल की गवाह नहीं, विटनेस नहीं हूँ, मेरे सामने कत्ल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मुझे कई बार इन्होंने कहा तो मैंने भार्गवी से कह दिया। अब जब मुर्गन से पूछा गया तो उसने कहा कि ये पागल है, यूं ही बोल रही है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, प्यार में अंधे होकर अपने बाप के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। अब ये सारी बातें जब हुई तो एंकर का थोड़ा माथा ठनका। उसे कहता है कि उसे लगा कि पता नहीं क्या बात है, कौन सी सच्चाई है, लड़की सच कह रही है या पेरेंट्स सच कह रहे हैं। तो उसने खैर पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद इसने इस शो को होल्ड कर लिया। इसको ऑन एयर जाना था उसके 2-4 दिन बाद ही, बट उसने इस शो को ऑन एयर नहीं किया। उसने अपनी टीम से कहा, क्रू मेंबर से, कि एक काम करो, तुम वेलुपुरम जाओ और ये जो लड़की जिस गांव की है उस गांव में जाओ और उस गांव में जाकर पता करो कि क्या 4 साल पहले, ये बात 2012 की है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो 2008 में इस गांव से कोई ऐसे 3 लोग हैं जो गायब हैं, क्योंकि ये 3 कत्ल की बात कर रही है। अब क्रू मेंबर पहुंच गया गांव जाने के बाद उन्होंने पूछताछ शुरू की, तो बहुत बड़ा गांव था नहीं। थोड़ी देर में उसे पता चला कि हाँ साहब, इस गांव से 2008 दिसंबर से 3 लोग आए और उसने उन तीनों का नाम बताया। उनमें से एक का नाम था लावण्या, लावण्या का बॉयफ्रेंड सिलम बरसान और लावण्या के पिता शेखर। अब जब ये बात पता चली तो क्रू मेंबर वापस आकर अपने एंकर और प्रोड्यूसर को ये बात बताता है कि साहब वहां से 3 लोग गायब हैं। अब इधर ये चूंकि रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग हो गई 17 मई को, सब लोग चले गए, उसमें मुर्गन भी चला गया जिसके ऊपर उसकी बेटी ने इल्जाम लगाया था 3 मर्डर का। अब रिपोर्ट आ गई गांव से कि 3 लोग वाकई मिसिंग है, लड़की, इसका मतलब है जो भार्गवी है वो सच कह रही है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद अब इस शो को ऑन एयर किया जाता है। 17 मई को ये रिकॉर्डिंग हुई थी और 28 मई 2012 को ये शो ऑन एयर जाता है, 28 मई 2012 को। अब उसमें ये सारी बातचीत थी जो मैंने आपको बताई। इस शो के ऑन एयर होने के बाद 28 मई को हुआ, उसके 3-4 दिन के बाद 1 जून को एक लेडी उसी गांव के पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे पति शेखर और मेरी बेटी लावण्या ये पिछले 4 साल से गायब है, दिसंबर 2008 से। पुलिस वालों ने कहा कि तुम 4 साल बाद अब क्यों रिपोर्ट लिखाने आई हो? तो उसने कहा, मैंने वो शो देखा, अभी रियलिटी शो जो वीकली टेलीकास्ट होता है, और उसमें मैंने देखा भार्गवी ये बोल रही, भार्गवी को मैं जानती हूँ, उसके पिता को मैं जानती हूँ, उसकी माता को मैं जानती हूँ, और उसने कहा कि 3 लोगों का कत्ल किया है और वो कह रही है 4 साल पहले। और उसने कहा इत्तेफाक से वो 4 साल पहले से ही मेरे पति और मेरी बेटी गायब है और मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी था और वो भी गायब है। अब जब पुलिस ने ये सुना कि ये रियलिटी शो, तो पुलिस ने भी रियलिटी शो देखा
उसके बाद उसने चेन्नई के उस एंकर से कांटेक्ट किया जिसने ये शो होस्ट किया, उससे फिर पूरी सारी जानकारी ली, वो जो शूट टेप था वो सारा शूट टेप लिया, उसमें रॉ विजुअल लिए जो रॉ फुटेज थे, और ऑन एयर जो गया वो सारी चीज़ें अपनी कस्टडी में ली। अब पुलिस को लगा कि मामला वाकई गड़बड़ है, ये लड़की सच बोल रही है। अब पुलिस की एक टीम गांव पहुंचती है और वहां जब जाती है तो पता चलता है कि मुर्गन के घर में तो कोई है ही नहीं, उसकी बीवी और वो दोनों गायब हैं। अब पुलिस को शक और बढ़ता है। अब इत्तेफाक से इस लड़की ने यानी कि भार्गवी ने ऑन एयर शो में ये कहा था कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि तेरे पिता भी तुझे वैसे ही मार देंगे जैसे 4 साल पहले 3 लोगों को मारा और फिर मारने के बाद घर के कुएं के पास ही दफना दिया घर के अंदर। ये बात उसने कई बार रिपीट की थी कि उन तीनों का कत्ल करने के बाद मेरे ही घर में कुएं के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया था। अब ये इंटरव्यू पुलिस ने भी सुना, रियलिटी शो का पूरा। अब घर पे कोई है नहीं, लेकिन भार्गवी मिल गई क्योंकि वो भागी नहीं थी। तो भार्गवी से पुलिस ने पूछताछ की, उसको लेकर घर आई। घर आने के बाद अब उस घर को खोला गया और उसके घर में एक कुआं था, कुएं के पास आंगन था। अब पूरे आंगन की खुदाई करनी शुरू कर दी गई। जब आंगन की खुदाई की गई तो अंदर से 3 कंकाल मिले। अब पुलिस को यकीन हो गया कि भार्गवी ने सच बोला था, लेकिन माँ बाप गायब हैं। अब पुलिस ने अपनी सारी टीम लगाई तो एक सोर्स से पुलिस को पता चला कि वो अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर है, लेकिन अपना लोकेशन बार बार बदल रहा है। बट उस रिलेटिव का नंबर पुलिस को मिल गया जिसके पास वो लास्ट आया था मदद के लिए। तो अब यहाँ पुलिस ने फिर एक खेल खेला। पुलिस ने उस रिलेटिव को पकड़ा, लेकिन पुलिस बनकर नहीं, इसी चैनल जो रियलिटी शो का चैनल था उसी चैनल का एक रिपोर्टर बन गया। उसने कहा कि हम उस चैनल से हैं, ये पूरी स्टोरी है जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ ये सारा मामला आया है। तब उनका भी हम पक्ष रखना चाहते हैं कि वो पाक साफ हैं, बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया और उसे पता नहीं कि घर से कंकाल मिल चुके हैं। तो हम उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि उनका भी पक्ष रखें, तो फिर वो कानून से बच सकते हैं। ये बात माँ बाप तक पहुँची। बाप को लगा कि ये ठीक है। बाप ने डन कर दिया, एक लोकेशन बताया, यहाँ चैनल वाले पहुँच जाए, और उस चैनल वाले के भेस में पुलिस की टीम पहुँच गई और फिर मुर्गन को गिरफ्तार कर लिया। जब मुर्गन को गिरफ्तार किया गया तो उससे पूरी पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो जो पूरी कहानी निकली वो ये कि उस स्टूडियो में जिस दिन 17 मई को ये रिकॉर्डिंग थी, जब भार्गवी ने पूरी पोल खोली, मुर्गन समझ गया था कि उसकी बीवी ने ये सब कुछ बता दिया है। उसे लगा आप फंस जाएंगे, लेकिन शो खत्म होते ही, क्योंकि तब तक वो ऑन एयर हुआ नहीं था, उसे मालूम था कि अगर ये ऑन एयर गया तो पुलिस पकड़ लेगी। वो वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर निकला, एक बस में बैठा, बस में अपनी बीवी से झगड़ा किया। उसने कहा तुम्हारी वजह से आज बेटी ने मेरा नाम लिया है, अब मैं तो जेल जाऊँगा, लेकिन मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। और ये कहकर वो अपनी बीवी को बस में छोड़कर एक स्टॉप पर उतर गया और भाग गया। अब खैर पुलिस पकड़ चुकी थी। पुलिस को ये शक था कि ये 3 कत्ल उसने अकेले नहीं, कुछ और लोगों ने मदद की होगी। तो फैमिली के हर मेंबर से बातचीत की गई, लेकिन फिर पुलिस को जो पुख्ता सबूत मिला वो ये था कि तीनों कत्ल अकेले मुर्गन ने किए थे। क्यों किए उसकी कहानी भी उसने बताई। असल में मुर्गन एक फर्नीचर का काम था उसका, सोफा सेट स्पेशली वो बनाता था और ठीक ठाक काम होता था। तो उसी के इस फर्नीचर शॉप पे एक लड़का काम करता था जिसका नाम था सतीश, जो उसके दोस्त शेखर, बल्कि सतीश नहीं, सिलम बरसार, जो उसका एक दोस्त था शेखर, शेखर की बेटी लावनिया। तो लावनिया उस सिलम बरसान से प्यार करने लगी जो मुर्गन के फर्नीचर शॉप पे काम करता था। अब लावनिया के पिता शेखर और मुर्गन पुराने दोस्त थे। इत्तेफाक से अब चूंकि मुर्गन एक ठीक ठाक आदमी था, फर्नीचर शॉप था, बैंक वैंक ये सब लॉकर वॉकर में चीज़ें रखता था, तो शेखर के पास कुछ गोल्ड थे। तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए इसको जमा करके रखता हूँ, लेकिन घर से चोरी वोरी ना हो जाए। तो उसने भरोसे में और दोस्ती में वो सारे गोल्ड दे दिए मुर्गन को कि भाई तुम रख दो, जब ज़रूरत होगी ले लेंगे। उसने रख लिए। इस बीच में अब लावनिया और सिलम बरसान के इश्क की जो बातें थी वो लीक हो गई। तो शेखर ने उसे एक दिन कहा मुर्गन से कि भाई वो तुम्हारे यहाँ काम करता है, तुम समझाओ सीलम बरसान को कि वो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में न पड़े, मेरी बेटी इससे अलग हो जाए। उसने कहा ठीक है। तो उसने 1-2 बार सीलम बरसान से बात की, लेकिन वो माना नहीं। इधर क्या हुआ कि अब अचानक उसे एक तो गुस्सा आया कि ये दोनों प्यार कर रहे हैं। कल को उसकी भी बेटी बड़ी हो गई थी, भार्गवी, और उसे लगा कि कल को वो भी ये कदम उठा सकती है। तो उसने कहा इन दोनों को ऐसा करने नहीं देंगे। एक रोज उसने इन दोनों को घर बुलाया और उस दिन कोई नहीं था घर में। घर बुलाने के बाद बहुत समझाया, लेकिन सीलम माना नहीं।
फिर उसने उनको बड़े प्यार से ज़ाहिर भी नहीं होने दिया कि वो गुस्सा है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है खाना खाओ, और उसने खाने में ज़हर मिलाकर दोनों को दे दिया। दोनों की मौत हो गई। जब मौत हो गई तब उसने शेखर को फ़ोन किया। शेखर को बुलाया अपने घर, घर पे कोई नहीं था। और बुलाने के बाद अभी उसे पता नहीं कि इन दोनों का क्या हुआ। अब वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। उसने इन दोनों को इसलिए मार दिया कि कल को उसकी बेटी इस रास्ते पर न चले। फिर उसे ये था कि अब उसकी बेटी को मार दिया, बेटी की शादी का तो अब उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा, पर उसके गोल्ड मेरे पास है, वो गोल्ड मेरे हो जाएंगे तो उसको भी मार दो। तब उसने शेखर को बुलाया, शेखर को बुलाकर खूब शराब पिलाई। जब वो एकदम नशे में आ गया तो उसे भी वही जहर वाला खाना खिला दिया। तो एक ही दिन में 3 कत्ल उसने घर के अंदर किए। इसके बाद जब 3 कत्ल कर चुका तो घर के आंगन में उसने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और तीनों लाशों को उसी के अंदर दफन कर दिया। सब कुछ ठीक। बाद में जब राजेश्वरी के जरिए उसे पता चला, जिस बात का उसे डर था कि भार्गवी एक सतीश नाम के लड़के से प्यार करने लगी, तो उसने भार्गवी को बहुत डांटा, गुस्सा किया घर में, और फिर अपनी बीवी राजेश्वरी के सामने उसने कहा कि इसको समझा दो, अगर इसने किया तो मैं इसको वैसे ही मार दूंगा जैसे उन तीनों को मारा है। तब भार्गवी को कुछ समझ में नहीं आया था, उसे लगा डरा रहे हैं। लेकिन बाद में भी जब उसका मिलना जुलना जारी रहा और बाप को पता ना चले तो माँ उसको यही डर के समझाती थी कि बेटी तू मत मिल उससे, वरना तेरा बाप तुझे सच में मार देगा और इसने 3 लोगों को मारा और यहाँ आंगन में दफन कर रखा है। तो उसे बाद में भार्गवी को एहसास हुआ कि नहीं, ये जो दफन कर रखा है ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। फिर उसे कहीं से ये बात पता चल गई लावण्या की, क्योंकि उसी गाँव की थी, कि लावण्या और उसका बॉयफ्रेंड गायब है। लेकिन अब पुलिस ने पूछा जाकर जो शेखर है उसकी वाइफ से कि आपका पति और आपकी बेटी 4 साल से गायब है, और आपने पुलिस में इस शो को देखने के बाद 4 साल बाद आपने 1 जून को रिपोर्ट लिखाई, तो 4 साल आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तो उसकी बीवी ने अपना जो बयान दिया वो और चौंकाने वाला था। उसने कहा कि असल में मुझे मालूम था कि मेरी बेटी लावण्या और सिलम बरसात ये दोनों प्यार करते हैं, और वो लड़का अच्छा, तो मेरी भी सहमति थी एक तरह से, लेकिन उसके पिता थोड़े नाराज थे शेखर। लेकिन फिर वो दोनों, मुझे लगा कि प्लान कर रहे थे कि कहीं अगर घर वालों ने मंजूरी नहीं दी तो भाग के शादी कर लेंगे। तो मुझे लास्ट में यही लगा कि वो दोनों भाग कर इन्होंने शादी कर ली है, और जब मेरे पति को पता लगा शेखर तो वो भी चले गए और उन्हीं के साथ रह रहे हैं, इसलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। लेकिन 4 साल बाद जब ये शो देखा और इसका नाम देखा और जब भार्गवी को कहते देखा तो मुझे लगा ये तो वही टाइम है जब मेरी बेटी और मेरा पति गायब हुआ था और उसका बॉयफ्रेंड, इसलिए आई थी। तब गिरफ्तार होने के बाद बाकायदा 2012 में मुकदमा चला और अदालत ने मुर्गन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये वो कहानी थी जो एक टीवी रियलिटी शो के जरिए सामने आई, वो भी एक बेटी ने अपने बाप के गुनाहों की पोल खोली थी। तो आज की कहानी में नानी, दादी, इन सब से आपने किस्से सुने होंगे बचपन में। किस्से कहानियाँ हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसका एहसास मुझे हो रहा है पिछले 2-3 सालों में। लेकिन कई किस्से ऐसे सुने या फिल्मों में आपने देखी, जब हम पढ़ते थे कोई बहुत भला राजा था या किसी शहर या देश का कोई मुखिया, उसके ऊपर जुल्म होता था, लोग, जनता जो है वो परेशान होती थी, राजा के या उस मुखिया के लोग उसको तंग करते थे। अभी हाल में लास्ट ही मैं कोई अकबर और बीरबल सीरियल देख रहा था, उसमें भी एक सीन था कि राजा कुछ फरमान जारी करता है, उसके कारिंदे जो हैं वो जाकर लूटते हैं। तो ऐसी बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो कई ऐसे अच्छे राजा या फिर वो होते हैं हेड जो खुद भेष बदल कर निकलते हैं अपनी जनता, अपनी रियाया का हाल चाल पूछने, और देखते हैं कहाँ किसको क्या परेशानी है, और फिर वापस आकर जब उन्हें सच्चाई पता चलती है उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हम लोगों ने। लेकिन ऐसी कहानी पूरी तरह से आज के दौर में सच हो, आज के दौर में नहीं लेकिन कुछ वक्त पहले तक, तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वाकई सच होता है। आज की कहानी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की कहानी है, हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी है जिसने इन सारी कहावतों और कहानियों को सच कर दिखाया। इस प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। वो चाहते तो जो शिकायतें थीं पब्लिक की, लोगों की, जनता की, वो अफसरों के हवाले कर देते, मंत्रियों के हवाले कर देते, या कुछ सीनियर अफसरों से बात करते कि देख लो भाई, जो आजकल का एक चलन है कि कोई शिकायत करने जाते हैं तो अगर कमिश्नर है तो वो नीचे डीसीपी या एसएचओ को बोल देता है भाई ये शिकायत है, ऊपर से आया, बड़े आदमी के यहाँ से आया तो थोड़ा ज़्यादा एक्शन जल्दी होता है। तो वो भी कर सकते थे, पर उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया, इन शिकायतों को अपने तक रखा और कहा सही वक्त आने पर मैं खुद देखूंगा। तो देश के शायद इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ये कहानी है
जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये नहीं कि बनने वाले हैं या बन चुके या भूतपूर्व हो गए, बल्कि जिस तारीख की ये कहानी, उस तारीख में वो हिंदुस्तान के, इस देश के, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो प्रधानमंत्री थे। और फिर भी एक पूरे पुलिस स्टेशन में बैठे तमाम पुलिस वालों ने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से रिश्वत मांग ली। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं, उससे पहले आपको फिर बताऊं वही कि कुकू एफएम भी बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आता है, सुनाता है, क्राइम की दुनिया की, इसके अलावा जासूसी दुनिया की, मिस्ट्री, मर्डर, बायोग्राफी और अलग अलग फील्ड की, जो जो आपके पसंद हैं, आपके शौक़ हैं, वो तमाम कहानियाँ आप सुन सकते हैं। और ख़ास तौर पर क्राइम 50, क्राइम तक फैमिली मेम्बर के लिए ख़ास, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसको देखें और मज़े करें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनकर। तो कुकू एफएम पर भी आप कहानियाँ सुन सकते हैं, तमाम अपनी पसंद की। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। बात 1979 की है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस कैरेक्टर और उस प्राइम मिनिस्टर का नाम अपनी कहानी में ना बताऊं, आखिर में बताऊं, ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहे। हालांकि ये भी जानता हूं क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत होशियार हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, सुनते सुनते कुछ गूगल भी कर लेंगे, तो बड़ा आसान भी है पता करना कि 1979 में प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का। लेकिन फिर भी इसमें भी एक पहेली है, क्योंकि 1979 में भी 2 प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए आप थोड़ी देर उलझिए। तो बात 1979 की है, 79 के सेकंड हाफ की है, मतलब जून के बाद की। उत्तर प्रदेश में एक जगह इटावा है, आपको पता है पूरा इटावा बेल्ट, उधर थोड़ा चंबल का भी इलाका लगता है। तो उसी इटावा इलाके में एक पुलिस स्टेशन है जो यूपी पुलिस के जुरिस्डिक्शन में आता है। उस पुलिस स्टेशन का नाम है ऊसराहार। ऊसराहार 1979 की एक शाम थी, करीब 6 बजे का वक्त था, अंधेरा होने जा रहा था। पुलिस स्टेशन में आमतौर पे जो गांव में मंजर होता है वैसे ही मंजर था। पुलिस वाले भी अब थक चुके थे, शाम का वक्त, जिनकी ड्यूटी ख़त्म होनी थी घर जाने की तैयारी, बाकी वो अपने रिप्लेसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। दरोगा साहब उस वक्त थाने में नहीं थे, जो दूसरे नंबर के दरोगा थे वो मौजूद थे। दरोगा की बहुत चलती है, अपने आप को पता, खास तौर पर छोटी छोटी जगहों पे। तो शाम करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन में अब तक सब कुछ नॉर्मल था, कूल था। तभी करीब 70-75 साल का एक बुजुर्ग पुलिस स्टेशन में बड़ी धीमी चाल से दाखिल होता है। हुलिया देखकर पहली नज़र में लग रहा था कि बहुत ही गरीब, मजबूर, लाचार कोई किसान है। उसने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे, धोती, कुर्ता, पैर में चप्पल नहीं। आमतौर पर आप जाएं और इस उम्र और किसानों की हालत तो लगभग ऐसी होती है इनका हुलिया। तो पैरों में चप्पल नहीं, नंगे पैर, मट्टी लगे हुए कपड़ों पर, धोती पे भी, कुर्ते पे भी, यहाँ तक कि हाथ पैर भी गंदे। ऐसा लग रहा सीधे खेत से उठकर चला रहा है ये किसान। तो मजबूर, परेशान, बेबस किसान पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है, जिसका नाम है ऊसराहार पुलिस स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद वो पूछता है कि मुझे दरोगा साहब से मिलना है। कुछ पुलिस वाले बाहर टेबल पे बैठे हुए थे। छोटी छोटी जगहों पे अक्सर ये मंजर आम होता है कि आप थाने के अंदर जगह कम होती है, बाहर आप टेबल कुर्सी लगा देते हैं, वहीं बैठ के वहीं आप सारी पुलिसगिरी करते हैं। तो जो डिप्टी दरोगा जी थे वो बैठे हुए थे अपनी मंडली के साथ। ये बुजुर्ग पहुंचा, पूछा कहाँ है थानेदार साहब। उन्होंने कहा तो वो है नहीं, आप क्यों आए हो? तो उसने कहा मुझे एक रपट लिखानी है। पुलिस वाले ने कहा क्या हुआ, वो तो है नहीं, आप हमें बताओ। उन्होंने कहा ठीक है, तो जो दूसरे हैं दरोगा साहब उनसे लिखवा दीजिए। तो उसने कहा बताओ तो सही क्या हुआ। तो मेरी किसी ने जेब काट ली है और उस जेब में अच्छे खासे पैसे थे, तो जेब कतरे को पकड़वानी है और मुझे पैसे वापस दिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप रपट लिख लो। तो पुलिस वाले ने कहा कि ऐसे थोड़ी रपट लिखते हैं, कहाँ चोरी हुई, क्या हुई, और ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि हालत देख के लग रहा था उसके पास इतने पैसे होंगे नहीं। तो उस शख्स ने कहा, जो किसान दिख रहा है, कि साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ में बड़ी मुश्किल से कुछ अपनी ज़मीन वमीन बेची है और कुछ पैसे जोड़े खेती बाड़ी के लिए और बैल ख़रीदने थे। मुझे पता चला इस इलाके में इटावा के पास बैल सस्ते मिलते हैं, तो कुछ लोगों से बात हुई, मोल तोल भी हो गया था, बैल ख़रीदने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो अचानक देखा कि कुर्ते की जेब मेरी फटी हुई है और किसी ने काट दिया ब्लेड से या किसी चीज़ से, और मेरे सारे कई 100 रुपये जो थे वो लेके भाग गया। अब पुलिस वालों ने कहा कैसे आप पे यकीन कर लो, जो पुलिस से अंदाज़ होता है आमतौर पर कि तुम पहले तो ये बताओ कोई मेरठ से चल के इतनी दूर इटावा बैल खरीदने आता है, तुम झूठ बोल रहे हो,
हो सकता है तुम कह रहे हो जेब काटी है, तुमने ही गिरा दिया कहीं। अब गिराने में और जेब काटने में अलग अलग जुर्म धाराएं होती हैं, तो ये आपकी लापरवाही है कि तुमने गिराया है, तो हम कैसे मान लें? और क्या सबूत है कि तुम्हारा जेब किसी जेब कतरे ने काटा है? बेचारे मजबूर किसान ने कहा कि साहब मुझे मालूम है, मैं बहुत ध्यान से आ रहा था, लेकिन ये जेब जो कुर्ता फटा हुआ है, जिस तरीके से कटा हुआ है, ये फटने की निशानी नहीं है, ये कटने की निशानी है, और किसी ने ब्लेड मारी या कुछ मारा और उसी से ये जेब काट के मेरे पैसे ले गया। आप मेरे बस पैसे दिला दो, रपट लिख लो। पुलिस वाले ने कहा कि हम ऐसे रपट नहीं लिखते हैं और आप घर जाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, लोग मेरे घर वाले क्या कहेंगे, इतनी रकम खो दी। तो बोला हो सकता है तुमने कहीं गिराई नहीं हो, तो कुछ पैसे के तुमने शराब पी ली हो, खर्चा कर डाले हो, अब घर वालों को क्या जवाब दो, इस डर से अब तुम एक झूठी कहानी गढ़ रहे हो और हमारे पास रिपोर्ट लिखाने आए हो। तो ये भी तो हो सकता है। तो हम जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे तुम्हारी रपट नहीं लिखेंगे। अब वक्त बीत रहा है, पुलिस वाला रपट नहीं लिख रहा है, वो मजबूर किसान लगातार गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मेरे पास बड़ी मुश्किल से ये पैसे आए थे, बैल भी नहीं खरीदूंगा, और आप रपट नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं लिखते हैं, आप यहाँ से जाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। काफ़ी मन्नत समाजत की उस बुजुर्ग किसान ने। पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। आखिर वो किसान परेशान हो गया, उदास हो गया, और उसी पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के पास जब देखा कि कोई सूरत नहीं है रपट लिखने की और कोई लिख नहीं रहा, तब तक थानेदार साहब भी आ गए। थानेदार के आगे भी गिरा है, वो भी नहीं माना। और हम कैसे मान लें तुम्हारा जेब कटा है, तुमने ही गिरा दिया या तुमने खर्च कर दिया है। हर तरह से परेशान होकर वो जाकर उसी फटे हाल में बाउंड्री के पास बैठ गया थाने के। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही को शायद कुछ रहम आया है, तरस आ गई कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, हाल ही से लग रहा फटा हाल है, इसकी चलो कुछ मदद करते हैं। वो उसके पास गया और बोला कि एक काम करें, हम तुम्हारी मदद करा देंगे, तुम्हारी रपट लिखवा देंगे, बट इसके लिए थोड़ा खर्चा पानी चाहिए होगा। अब रपट लिखा देंगे ये सुनकर वो बुज़ुर्ग किसान खुश हो गया, चेहरे पे उसके एक हंसी आई, रौनक आई। बट जैसे ही बोला खर्चा पानी, फिर चेहरे पे उदासी आ गई। उसने कहा कि मैं तो खुद लुटाया यहाँ आया हूँ, और अब आप खर्चा पानी, कितने पैसे मेरे पास है नहीं। उसने कहा देखो तुम्हारे पास कई, तुमने कहा बहुत सारे, कई 100 के नोट थे, तो बरामद करनी है तो रपट लिखानी है, और रपट ऐसे नहीं लिखाएगी, साहब लोगों का खर्चा पानी तो देना पड़ेगा। तो ये हुआ कि कितना, आखिर मजबूरी में लगा कि चलो कुछ देते हैं। बात 35 रुपये में जाकर तय हुई, 35 रुपीज़। 1979 की बात बता रहा हूँ आपको, मतलब 21 और 22, 43, 43 ईयर्स बैक। 35 रुपीज़ में ये तय हुआ कि इस बुज़ुर्ग किसान की रिपोर्ट लिखी जाएगी। बुज़ुर्ग किसान खुश हुआ, फिर भी उसे लगा कि 35 रुपये भी देने पड़ रहे हैं। सिपाही ने जाकर अपने सीनियर अफसरों को बताया कि बात बन गई है, सौदा तय हो गया है, 35 रुपये दे रहा है, साहब की रिपोर्ट लिख लीजिए। अब बुलाया गया, कहा गया ठीक है अपनी शिकायत बताओ। अब एक पुलिस वाला हाथ से शिकायत नोट कर रहा है, बुजुर्ग किसान बोल रहा है, पुलिस वाला लिख रहा है। पूरा लिखने के बाद जब सारी हो गई कि कैसे कहाँ जेब कटी, उस पुलिस वाले ने फिर पूछा कि बाबा ये बताओ, आप दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे, क्योंकि कंप्लेंट पे ये चीज़ें होती हैं कानूनी। टेबल पे था, बाबा ने कहा कि दस्तखत करूँगा। उसने पेन आगे बढ़ाया, उसी टेबल पे स्टैम्प पैड भी रखा हुआ था, क्योंकि गांव में थाना ज़्यादातर लोग अंगूठा लगाकर ही अपनी रिपोर्ट लिखाने वाले। तो अब उसने पेन उठाया, पेन उठाने के बाद साइन किया। साइन करने के बाद पुलिस जब उस पेपर को लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस बुजुर्ग किसान ने स्टैम्प पैड को भी अपने पास खींच लिया। अब पुलिस वाला परेशान कि ये पेन भी ले रहा है, स्टैम्प पैड भी ले रहा है, मतलब क्या है? अगर ये साइन कर रहा है तो फिर अंगूठा क्यों लगा रहा है, और अगर अंगूठा लगाना है तो पेन क्यों लिया? लेकिन थोड़ी देर में उसके इन दोनों सवालों के जवाब मिल गए। उस बुजुर्ग किसान ने पहले साइन किया, उसके बाद अपने कुर्ते से उसी मैले कुचैले मट्टी लगे हुए कुर्ते की जेब में हाथ डाला। कुर्ते की जेब से जब हाथ बाहर निकाला तो हाथ में एक स्टैम्प था। उस बुजुर्ग किसान ने उस स्टैम्प को उस स्टैम्प पैड पे मारा, और जहाँ साइन किया था अपनी उस रिपोर्ट पे, उस पे उस स्टैम्प को मारा। मारने के बाद पर्ची आगे कर दी। जिस पुलिस वाले ने ये लिखा और लिखा रहा था, जिसने पेन और स्टैम्प पेपर दिया था, जब उसने देखा कि ये है क्या, पहले तो वो सब पकाया हुआ कि आदमी साइन भी कर रहा है, स्टैम्प पैड भी ले रहा है, और जेब से अपना एक मोहर निकाल रहा है, और उस मोहर से उसने स्टैम्प पैड पे रोशनी लगाई, रोशनाई इंक,
और उसके बाद उसने अपने साइन जहाँ किया उसके ऊपर वो मोहर लगा दिया। उसने कहा ये माजरा क्या है। पर्ची उठाई, उसके बाद उस दस्तखत को पढ़ा और दस्तखत से ज़्यादा जो मुहर लगाई थी उस बुज़ुर्ग किसान ने, जब उसको पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नाम लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह और स्टैम्प था प्रधानमंत्री भारत सरकार। उस लेटर पर जो जेब से मुहर निकाली थी वो भारत सरकार प्रधानमंत्री की मुहर थी और नाम अपना उस वक्त जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। उस किसान के भेष में दरअसल कोई और नहीं, उस पुलिस स्टेशन में देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चौधरी चरण सिंह। अब जैसे ही उसने पढ़ा और ये मोहर देखी तब उसको बयान भी करना मुश्किल है कि एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला जो कुछ मिनट पहले रिश्वत मांग रहा है, रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, जिसे वो एक गरीब मजबूर बेबस लाचार किसान समझ रहा है, वो दरअसल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। जो होना था उसका पूरे थाने में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में थाना क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम आला पुलिस अफसर पहुंच गए। जितने सीनियर अफसर आसपास में जितनी जल्दी आ सकते थे, हर एक तक मैसेज पहुंची, सब थाने की तरफ भागे। चौधरी चरण सिंह वहीं बैठे रहे। उसके बाद वो उठते हैं, थोड़ी देर के बाद उनका काफिला आता है, वो बैठकर चले जाते हैं, पर जाने से पहले एक फरमान सुनाते हैं कि इस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए, और वो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। चौधरी चरण सिंह। अब ये क्यों किया उन्होंने? चौधरी चरण सिंह क्यों झूठी रिपोर्ट लिखाने गए? क्या सच्ची रिपोर्ट थी? सच्ची हो नहीं सकती, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी हाल में एक बैल खरीदने के नाम पर इटावा पहुंचे, खुद मेरठ के रहने वाले, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो फिर कहानी क्या थी? चौधरी चरण सिंह मेरठ से आते हैं, किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता, जाट नेता, किसानों के बीच रहे, किसानों के बीच उन्होंने राजनीति की, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बापू के साथ रहे, किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से जानते थे। वो इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इस देश के होम मिनिस्टर रहे और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, मुख्यमंत्री। बात 1979 की है। 1979 28 जुलाई चौधरी चरण सिंह इस देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे और उस वक्त मिलीजुली सरकार थी। जनता पार्टी, आपको याद होगा कि एक लहर थी, तो जनता पार्टी की सरकार की तरफ से चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी उस वक्त कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह की सरकार को सपोर्ट किया और समर्थन दे दिया। 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस की अपना काम शुरू किया। इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनके पास बहुत किसानों की शिकायतें आती थी और उसकी वजह ये थी कि यूपी के थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे कि सर यूपी में बहुत धांधली है, पुलिस वाले हमारे गरीब किसानों की बात नहीं सुनते, रिश्वत मांगते हैं। और ज़मीनों को लेकर ख़ास तौर पर चौधरी चरण सिंह की ख़ास बात थी कि यूपी में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार पे उन्होंने बहुत काम किया था। तो किसानों की ये समस्या किसानों के बीच से उठे हुए एक शख्स तक पहुंचती, वो सुनते और जो उनसे बन सकती थी करते। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे तो अचानक यूपी के किसानों को लगा कि अपने बीच का कोई आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है। वो बेझिझक उन्होंने कंप्लेंट भेजना शुरू किया। जब वो अपने गाँव जाते तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, आम लोगों के बीच में हर एक को नाम से जानते थे, तो वो पहुँच जाते कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस रिश्वत मांग रही है। तो रिश्वत को लेकर उनकी बड़ी सारी कंप्लेंट आई। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके पास कंप्लेंट आई और वो कंप्लेंट इसी ऊसाहार थाने से आई थी। कुछ किसानों ने भेजा था कि हमारे ज़मीन का इशू है, कुछ दबंग लोग हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, खेती हम करते हैं, अनाज बोले जाते हैं और थाने के जो स्टाफ हैं वो हमारी सुनते नहीं, वो हमसे तो रिपोर्ट लिखाने के भी पैसे मांगते हैं। तो इस थाने का नाम उन्हें याद था, ऊसराहार। इत्तेफाक की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के करीब 1.5-2 महीने बाद उनका दौरा यूपी का होता है। इटावा की तरफ जाते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। इसी दौरान उन्हें याद आया कि एक किसान ने कंप्लेंट की थी इस ऊसराहार थाने के बारे में कि यहाँ के पुलिस वाले बड़े करप्ट हैं, रिश्वत मांगते हैं। जो उनकी सभा और बाकी चीज़ें थी वो कार्यक्रम पूरा किया, शाम को उनको वापस दिल्ली लौटना है। अचानक वो अपने सेक्रेटरी और बाकी लोगों से जो लाव लश्कर थी, सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपना कारवां या काफिला कहीं और ले जाओ और मुझे यहाँ एक सन्नाटे में उतारो। उनकी जो सिक्योरिटी या बाकी थी वो दूर दूर रहेंगे, कोई पास नहीं आएगा और कोई मुझे जानेगा नहीं। इसके बाद वो एक किसान का कपड़ा लेते हैं, एक खेत में जाते हैं, अपने हाथ पैर पे मट्टी लगाते हैं, चप्पल उतार देते हैं, अपने कपड़ों पे मट्टी लगाते हैं, उसके बाद गमछा लगाते हैं और एक बाल बिखराते हैं
और एक जो मजबूर बेबस किसान की जो तस्वीर और हुलिया होनी चाहिए, अपने आप को उसी गेटअप में ले आते हैं और उसके बाद पैदल चलते हुए उस उसराहार थाने पहुंचते हैं उस किसान की कंप्लेंट की वजह से। और ये देखना चाहते हैं कि यहाँ वाकई कंप्लेंट लिखने के लिए रिश्वत ली जाती है, और फिर वो एक बैल ख़रीदने और जेब कटने की कहानी सुनाते हैं। और वही होता है, उस पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखने की बजाय 35 रुपये की रिश्वत मांगी थी, और फिर पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होने के बाद प्राइम मिनिस्टर का पूरा काफिला वहीं आता है, फिर वो चौधरी चरण सिंह असली बनते हैं, बैठते हैं और वापस आते हैं। पुराने दौर में था, राजा रजवाड़े ये लोग ऐसे भेस बदल कर निकलते थे जनता की उनकी परेशानियों को समझने के लिए। लेकिन आज़ाद भारत में ये इकलौती मिसाल है किसी प्राइम मिनिस्टर की जो अपने लोगों के बीच अपनों की परेशानियों को समझने के लिए भेस बदल कर एक पुलिस स्टेशन में जाता है। और ये इकलौती मिसाल ये भी है कि अपने ही देश की पुलिस अपने ही प्राइम मिनिस्टर से एक रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत मांगती है, 35 रुपये। ये कहानी हमेशा चौधरी चरण सिंह की याद दिलाती है। चौधरी चरण सिंह जी की एक दूसरी इसमें यह है कि इत्तेफाक की बात है कि बहुत कम वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। 28 जुलाई 1979 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। जैसा मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था, लेकिन सिर्फ 23 दिन तक ऑफिशियली ये प्राइम मिनिस्टर रहे, 23 डेज। 23 दिन के बाद इंदिरा गांधी ने सपोर्ट वापस ले लिया। अब इनके खिलाफ एक तरह से कॉन्फिडेंस जो मेजोरिटी थी वो नहीं थी। अब उसमें यह था कि सरकार गिर गई। ऐसे वक्त में चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी, जो भी याद होगा आपको, लास्ट टू लास्ट वीक पाकिस्तान में हुआ। तो सपोर्ट वापस, चौधरी चरण सिंह 23 दिन हुए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बने हुए, अब सरकार गिरनी तय। उन्होंने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी, और इत्तेफाक से इसका कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भंग नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा बंदा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लोकसभा सचमुच भंग कर दी गई। राष्ट्रपति ने इसको मान लिया। तो 23 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद लोकसभा भंग हो गई। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक नई व्यवस्था नहीं आ जाती आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और इस तरीके से वो 14 जनवरी 1980 तक, यानी कि कुल 24 हफ्ते, 24 वीक्स, 6 मंथ इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। ऑफिशियली 23 दिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, बाकी तो कुल मिलाकर चौधरी चरण सिंह 24 हफ्ते के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके बेटे अजीत सिंह को आप जानते हैं, लोक दल से रिश्ता रहा। जाट नेता बहुत बड़े माने जाते हैं, किसान नेता बहुत बड़े माने जाते हैं। लेकिन ये जो कहानी उनके साथ जुड़ी हुई है, ये हमेशा चौधरी चरण सिंह के कद को बहुत ऊपर कर देती है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कुछ प्रेरणादायक, कुछ इस तरह की कहानियाँ, कुछ इतिहास के किस्से सुनाएं। तो उसी पे ख्याल आया था कि क्यों ना इस कहानी को आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कोशिश करूंगा इस तरह की और कहानियां मिले मैं आप तक पहुंचाऊं। ये पहला तजुर्बा है, टीवी पे देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में। इससे पहले सिर्फ पढ़ा था इतिहास के किताबों में, बाकी लोगों से सुना होगा। और अगर हम जंग की बात करें तो दुनिया में 2 सबसे बड़ी जंग हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। इन दोनों को जंग की अगर एक पूरी कब तक लड़ी गई इसको मिला दें तो करीब 10 साल। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल के लिए था। इसके बाद दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1939 से 1945, यानी 6 साल। तो पहला 4 साल, दूसरा 6 साल, 10 साल। जंग 10 साल की हुई, आधे से ज़्यादा दुनिया इसमें हिस्सा ली, शामिल हुई। लेकिन इस 10 साल ने इस दुनिया को सैकड़ों साल पीछे ढकेल दिया था। इन्हीं 10 सालों में हमने नागासाकी, हिरोशिमा, एटम बम, इन सारी चीज़ों को समझा। धीरे धीरे इन जंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई। अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच धीरे धीरे अब खबरें आ रही हैं। जैसे जैसे वहाँ पे सेना हट रही है या दोबारा कब्जा हो रहा है, खबरें मिल रही हैं, गड्ढों में लाशें मिल रही हैं। इल्ज़ाम लग रहा है कि गैस और वो उस तरह के हथियार जो पे बैंड है, नहीं यूज़ करना चाहिए, उनको अभी इस्तेमाल हो रहा है। तब इन इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन जब भी जंग होती है तो इस तरह की चीज़ें होती है। एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि आप हथियार के साथ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो खुशी खुशी तो करते नहीं है, या ये नहीं करते आप कि इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको अपने यहाँ सहेज कर रखना है एक ट्रॉफी की तरह। इसीलिए आप खतरनाक से खतरनाक हथियारों का परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि मौका मिले तो दुश्मनों पर इसको इस्तेमाल कर सकें। और ये सिलसिला आज से नहीं है, न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे बहुत पहले से, जब से ये दुनिया आबाद हुई है, जब कबीलों से लड़ाई शुरू होती थी, उसके बाद धीरे धीरे इंसान ने तरक्की की
फिर हथियार बने, पहले ईंट पत्थर लाठी डंडे से होती, फिर तलवार, उसके बाद हाथी के पैरों के नीचे कुचला जाना, जानवरों का इस्तेमाल, फिर तोप बंदूक गोलियां, ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद एक से एक फिर न्यूक्लियर वेपन आया, फिर बायोलॉजिकल वेपन आए। किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, सेना की ज़रूरत नहीं है, एक वायरस छोड़िए और एक पूरा देश तबाह। देश क्या, उस देश से निकलकर दुनिया तबाह। बेस्ट एग्जांपल दूसरा, अगर रूस और यूक्रेन की जंग के भी हम लोग विटनेस हैं, बहुत सारे लोग जो मैंने कहा कि शायद पहली बार इस तरह की जंग की चीज़ें देख रहे हैं, तो उसी तरह विटनेस हैं। और 100 साल में एक महामारी आती है, और कोरोना 2019 में आया, हम सब ने देखा, कोई ऐसा नहीं है जो उससे अछूता हो। कोरोना भी क्या था, एक तरह का एक वायरस था। अब यही अगर कोरोना गलती से लीक हुआ तो वायरस है, लेकिन अगर साजिश के तहत इसको फैलाया गया तो ये फिर बायोलॉजिकल वेपन है, जैविक हथियार है। ऐसा इससे पहले भी हुआ है। कई ऐसी बीमारियों को दूसरे देशों के ऊपर छोड़ा गया वायरस की शक्ल में, ताकि वो बर्बाद हो जाए, उसमें उलझे रहें, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि जो आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। उस वक्त भी गैस, जहरीली गैस और इन सब के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये मालूम था लोगों को कि दुनिया में अमन चैन तो है नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी होगा। तो बहुत से देश उसकी तैयारी कर रहे थे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। और इत्तेफाक देखिए कि जिस जापान पे के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर पहला और अब तक का आखिरी 2 एटम बॉम्ब गिराया अमेरिका ने, वो जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ताकतवर था। और इसी जापान में एक वक्त में, आज तो हम सोच भी नहीं सकते, चीन पे हमला किया और चीन की हालत ख़राब कर दी। चीन के कई इलाकों को जीत लिया। वहाँ जापानी जो उनकी इंपीरियल आर्मी है उनका कब्जा था। तो ये कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले तक से लेकर शुरू होने के ख़त्म होने के बाद, मतलब 1945 तक की। कायदे से 1930 में इस कहानी की शुरुआत होती है। इंसानी इतिहास की ये वो कहानी है जिसमें इंसानों द्वारा इंसानों पर किए गए रिसर्च के नाम पर जिस तरीके से जान ली गई, जैसे जैसे जान ली गई, सोचकर दहल उठता आदमी। कहानी में बताऊंगा, लेकिन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये आप हम सब जानते हैं कि अगर कोई गोली चलाता है और सामने वाले को मारता है तो वो मर जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपसे पलट के पूछूं कि गोली से इंसान क्यों मरता है, तो कई बार ऐसा भी लगता है जैसे मुझसे को पूछे तो मैं कहूँगा क्या बेवकूफ़ी का सवाल कर रहा है यार, गोली से इंसान नहीं मरेगा तो किससे मरेगा। मैं गोली लगती है इंसान मर जाता है। कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब लगता है कि हमें तो पता है, लेकिन कायदे से जब आप डीपली उसमें घुसें तो लगता है कि नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे ऊपर ये बल्ब जल रहा है। अब ये बल्ब जल रहा है, इससे रोशनी आ रही है, रोशनी क्यों आती है? अब कोई भी कहेगा कि यार बल्ब है तो ट्यूबलाइट है तो रोशनी तो आएगी, लेकिन कैसे आती है, क्यों आती है? अब फिर वो पूरा साइंस है। तो एक इंसान की बुलेट से या गोली से मौत कैसे होती है, दूसरा इंसान ये बैठकर सोच रहा है, और सोचने के बाद फिर वो कहता है और सोचता है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि एक बुलेट से आदमी कैसे मरता है, कितनी दूरी से मारने पर मरता है, कहाँ कहाँ पर मारूं तो मरता है। अब ये सोच रहा है, बट सोच तक बात रहती तो भी ठीक थी। अब उस सोच को अमल में भी लाना है कि ये चेक करना है कि एक आदमी बुलेट से कैसे मरता है, और उसके बाद अपने ही जैसे बेगुनाह इंसानों को खड़ा कर उन्हें गोली मारता है, सिर्फ इस रिसर्च के लिए, ताकि वो पता कर सके कि इस बुलेट से उसकी मौत क्यों, कब, कैसे हुई। ये कहानी ऐसे ही एक, जिसे मैंने कहा कत्ल खाना, बूचड़ खाना, जिसको एक लैब का नाम दिया गया था, उस लैब की कहानी है। और ये कहानी अपने आप में फेमस है यूनिट 731 के नाम से। यूनिट 731 जापानी इंपीरियल आर्मी का ये एक लैब था जिसका नाम है यूनिट 731। बात 1930 की है। जापानी इंपीरियल आर्मी में एक चीफ मेडिकल अफसर हुआ करते थे जिनका नाम था जनरल शीरो इशी। जनरल शीरो इशी चीफ मेडिकल अफसर के होने के नाते, हैसियत से, उनका काम था कि बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करो, दुश्मनों को मात देने के लिए हम क्या क्या मेडिकली क्या क्या कर सकते हैं, रिसर्च करके। तो खासतौर पर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, रासायनिक और जैविक हथियार कैसे दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ सकता है। कहते हैं शीरो इशी जो जनरल चीफ मेडिकल अफसर जापानी इंपीरियल आर्मी का, यह अपने आप में बेहद खूंखार एक डॉक्टर था, लेकिन शायद डॉक्टर वाली और कोई बात नहीं थी, उस पेशे को हटा देता हूँ, इंसान वाली। तो जापान इंपीरियल आर्मी में इस जनरल शीरो इशी के एक दोस्त थे, और वो इंपीरियल आर्मी में बहुत बड़े पोस्ट पे थे। ये जनरल थे, उनसे भी बड़े थे, और उनका नाम था कर्नल
शिकाहिको कोइजुमी। अब कोइजुमी जो थे वो शिरो एशी के दोस्त थे और कोइजुमी की सरकार में बड़ी अच्छी पहुंच थी, चलती थी। अब जापान सरकार की तरफ से कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि हमें अपनी सेना को मजबूत करना, उसके लिए कुछ रिसर्च करनी है, खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाओ ताकि दुश्मनों को हम ज़्यादा बर्बाद कर सकें। तब जनरल शिरो इशी ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। 1930 से लेकर 1932 2 साल तक जनरल शिरो इशी ने रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर रिसर्च करें और ख़तरनाक से ख़तरनाक हथियार बनाएं। स्टडी करने के बाद आखिरकार अपनी रिपोर्ट दी अपने सीनियर अफसरों को। अब उस वक्त ये काम आए कोइजुमी जो जापानी आर्मी में, उन्होंने इनके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। कहा गया जनरल शिरो एशी से कि आप अपना काम शुरू कीजिए, आपको लैब बनानी है, आप लैब बनाइए। अब इत्तेफाक से उसी वक्त 1931 की बात है, लगभग माहौल ख़राब होने शुरू हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ नहीं था शुरू, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि कभी भी हो सकती है। जापान ने 1931 में चीन पर हमला कर दिया और चीन में एक जगह है मंचूरिया, उस मंचूरिया पर हमला करने के बाद एक तरह से इस युद्ध की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद पूरी तरह से 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया था और उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर ही शुरू हो गया था। जापान की जो इंपीरियल आर्मी थी ये चीन में दाखिल हुई, मंचूरिया पे कब्जा कर लिया और जापान के इस कब्जा करने के बाद चीनी आर्मी पीछे हटना शुरू हो गई। मंचूरिया पे कुछ दिनों के बाद जापान का पूरी तरह कब्जा था। कब्जा करने के बाद अब जापान ने वहाँ पे देखना शुरू किया। उन्हें किसी वक्त ये था कि लैब बनानी है। डॉक्टर शिरो एशी के प्रोजेक्ट पास हो चुका था, बट वो लैब जापान के अंदर नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें लगा कि इस तरह के लैब, ऐसे रिसर्च दुनिया शायद जापान के खिलाफ हो जाए। तो गुपचुप तरीके से कहीं दूसरे ऐसी जगह पे, ऐसे देश में जहाँ उन्होंने हमला किया, जिसे उसे अपना गुलाम बनाया, उस देश की सरजमीन पर ये खतरनाक लैब खोलने का इरादा था। और आखिरकार मंचूरिया पे कब्जे के बाद जापान को यह मौका मिल गया। 1932 में मंचूरिया पे कब्जे के बाद जापान सरकार ने इजाज़त दे दी शिरो इशी को कि जाओ और तुम अपना लैब शुरू करो। शिरो इशी ने लैब शुरू किया। कोइजुमी ने उनकी मदद की, जो जापान इंपीरियल आर्मी में अफसर थे। ये वही कोइजुमी हैं जो बाद में 1941 से 45 तक जापान की गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। तो आप कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं उसी वक्त। तो खैर इन्होंने अब वहाँ पर रिसर्च करना शुरू किया। अब रिसर्च करने के लिए इन्हें जानवरों की ज़रूरत नहीं थी। आमतौर पे कोई भी जब रिसर्च होता है मेडिकली, तो इंसान चूहों पे, बंदरों पे, बाकी जानवरों पे रिसर्च करता है, जैसे इवन कोरोना के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन शिरो इशी इंसान के नाम पर एक तरह से जल्लाद था। उसकी निगरानी में ये लैब शुरू हुआ और जिस जगह पे इसने लैब शुरू किया मंचूरिया में, वो एक ऑलरेडी वहाँ पे एक लैब बनी हुई थी जिसका नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन डिपार्टमेंट। ये उस वक्त वहाँ पे ये लैब था। इसी लैब को 1932 में शिरो एशी ने टेक ओवर किया और इसका नाम रख दिया यूनिट 731, यूनिट 731। अब यहाँ पर रिसर्च शुरू हुआ, केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च। ये पिंगफांग शहर जो मंचूरिया जहाँ पे ये फिर लैब बनाया गया, ऐसे कुछ और भी लैब बनाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिट 731 ही क्यों चर्चा में आया, क्योंकि उसकी वजह थी इस लैब में जब काम शुरू हुआ तो इंसानियत शर्मसार हुई, क्योंकि इंसानों पे ऐसा जुल्म शायद ही किसी लैब में, इंसानों के बनाए लैब में इससे पहले हुआ। इस लैब में अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती थी इंसानों पर। कहते हैं कि इस लैब में जब 1932 से शुरू हुआ, ये 45 तक चला, करीब 8-5-13 साल तक। इन 13 सालों में जो चीन की आर्मी के सिपाही थे जिनको सबसे पहले पकड़ा, कुछ दूसरे देशों के जो बंधक थे उन्हें पकड़ा, फिर लोग कम पड़ने लगे तो चीन के ही लोगों को सज़ा के तौर पर इस यूनिट 731 में लाया जाने लगा और इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया गया। तो इन 13 सालों में यूनिट 731 में और इससे जुड़े जो बाकी लैब थे, और भी जगहों पे लैब थे, इस रिसर्च के नाम पर जापान इंपीरियल आर्मी और ये शिरो एशी जो इसके CMO, चीफ मेडिकल अफसर, इनकी इस गैर इंसानी हरकत की वजह से करीब 5 लाख लोगों की जान गई। 500,000, 5 लाख एक बड़ी तादाद होती है। अब यहाँ पे किस किस तरह के रिसर्च होते थे
खाली आप उसकी कुछ झलकियाँ आप देखें तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या होता था। शुरुआत में चीन के ही फौजी और चीन के सिपाहियों जिनके ऊपर इन्होंने जीत हासिल की उनको पकड़ कर लाया जाता था, पर बाद में आम लोगों के ऊपर फिर रिसर्च करना शुरू कर दिया गया था। ये अलग अलग मरीजों के चीर फाड़ करते और जो अलग अलग वायरस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना, प्लेग, ये उनके अंदर इंसर्ट करते और फिर देखते कि इसका रिएक्शन क्या होता है। फिर उन्हें दूसरे के संपर्क में लाते, फिर देखते उसका रिएक्शन क्या। एक अच्छे खासे इंसान को एक इनका था रिसर्च जिसको नाम दिया गया था फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग, इस रिसर्च के दौरान ये जितने भी इस तरह के कैदी होते, इंसान होते, उनके हाथ को बर्फ से भरे हुए ठंडे पानी में डाल देते और ये हाथ तब तक पानी में रहता और उस बर्फ के साथ जब तक कि हाथ जम ना जाए बर्फ के साथ। जब ये जम जाता तब फिर उसे बाहर निकालते और फिर पानी डालकर उस बर्फ को साफ करते और कभी कभी बर्फ को हटाने के लिए और जमे हुए हाथ को दोबारा नॉर्मल करने के लिए उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डालते हैं। ये देखने के लिए ये इनके रिसर्च का तरीका था कि एक तो बिल्कुल ठंडा जहाँ पे आप फ्रोजन हो जाए और फिर बिल्कुल खौलता हुआ पानी जहाँ पे बिल्कुल आप गर्म हो जाए, तो उसमें इंसानी शरीर पे क्या असर होता है, तापमान का क्या असर होता है। तो इस तापमान के असर को जांचने के लिए इंसानों के हाथ, इंसानों के पैरों का इस्तेमाल किया और इसमें कई इस रिसर्च के दौरान ऐसे हुए जिसमें इनको हाथ और पैर लास्ट में काटने पड़े और उन्होंने काटे। तकलीफ इंसानों की देखने के लिए रिसर्च के जरिए और तापमान देखने के लिए। एक उसी वक्त इजिप्ट में एक महामारी फैली थी जिसका नाम था सिफिलिस। उस सिफिलिस की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले प्लेग भी फैल चुका था। तो जब इस यूनिट में पता चला तो उन्होंने कहा कि इस सिफिलिस का भी रिसर्च यहाँ करते हैं। उसके बाद उस इजिप्ट में जो लोग इससे संक्रमित थे उनमें से कुछ लोगों को लेकर आए और फिर यहाँ पर लाने के बाद जापानी इंपीरियल आर्मी के लोगों ने इसके जो कीटाणु थे, इसके जो वायरस थे, वो उन कैदियों के अंदर डालना शुरू किया और उस कैदियों को डालने के बाद देखते थे कि ये बीमारी कैसे फैलता है, कितना फैलता है। और इसे इतना ही नहीं, उन्होंने फिर इसके बाद जिन लोगों में बीमारी डाली उसमें फिर वहाँ की जो महिलाएं थी कैदी बंदी, उन आम बेकसूर महिलाओं को उठाया, उनके साथ जबरन रेप किया गया, उनके साथ सेक्स किया गया और फिर करवाया गया उन लोगों से जो कि जिनके अंदर इस तरह के वायरस डाले गए थे, ताकि ये देखें कि इसका इनके ऊपर क्या असर होता है। इतना ही नहीं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि इन महिलाओं में से बहुत सारी जब प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उन प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चों पर उस वायरस का क्या असर होता है। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को तो ये जानबूझकर अलग से लाते थे और उनके ऊपर अलग अलग बीमारियों के शोध करते थे कि ये देखो उसके अंदर डालकर कि सिर्फ इस महिला पे असर होगा या इसके बच्चों पे असर होगा। तो ये भी रिसर्च करते थे। इतना ही नहीं, जब लोग अलग अलग आग के अंदर अलग अलग वायरस के लिए लेकर ये सारी चीज़ें का जब रिसर्च करते तो उसमें ज़्यादातर लोगों की मौत होती जाती। अब कई लोगों के ऐसे होते जिनमें मौत नहीं होती। कई रिसर्च ऐसे थे कि अगर उन्होंने सपोज हाथ में डाला तो ये देखना था कि अगर इस वायरस के फैलने से पहले कितना टाइम है कि अगर उस हाथ को शरीर से अलग कर दे तो ये बाकी बॉडी में इसका असर होता है कि नहीं। तो इधर इंसर्ट किया, वायरस दिया और उधर हाथ या पैर जो भी जिस जगह पर शरीर के अंग में दिया उसको काट कर अलग कर दिया, ये देखने के लिए कि उसका बाकी शरीर में पहुंचा कि नहीं। अब जब ये हाथ पैर काटने लगे तो फिर ये लगा कि इनके लिए तो ये बेकार है। तो इसके बाद उसे दूसरे टेस्ट से गुजरना होता है। उसके बाद वो अलग अलग गोलियां, बुलेट, बंदूक, अब वहाँ ले जाकर वो आधे अधूरे कटे फटे इंसान को खड़ा करते और अब वहाँ पर हथियारों का प्रशिक्षण करते, वेपन्स के ऊपर रिसर्च करते, गोली मार कर देखते, गोला बारूद फेंक कर देखते कि कितना उसका इम्पैक्ट है, कितना असर है। तो इस तरीके से उन्हें मारा जाता। कहते हैं कि इस यूनिट में जितना आप सोच सकते हैं या शायद मैं जितना बता सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेरहमी के साथ, उससे कहीं ज़्यादा अमानवीयता के साथ इंसानों के ऊपर ही रिसर्च किया गया। और तमाम रिसर्च मासूम लोगों पर शुरुआत ज़रूर हुई चीनी आर्मी के साथ या उनके सिपाहियों के साथ, पर बाद में बेगुनाह लोगों के साथ जो उनके गुलाम थे उनके ज़रिए इनके ऊपर ये सारे रिसर्च करते गए। कई बार इन्होंने जो बंधक बना कर रखते थे पुरुष और महिलाओं, उनसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाते थे ताकि ये देख सके कि अगर एक का शरीर थोड़ा सा ठीक है, उसमें कम वो डाला है और दूसरे में नहीं है, तो दोनों को जब मिलते हैं तो फिर क्या बीमारी होती है, कैसे होती है, क्या असर होता है। तो एक के ज़रिए दूसरों को भी मारने की कोशिश की जाती थी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा।
बीच में इसको लेकर कई बार ये चीज़ें उठी यूनिट 73 को लेकर की जापान इस तरीके का एक रिसर्च कर रहा है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को लेकर, खतरनाक हथियार इंसानों पर, और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जितने लोग गायब होते जो पकड़े जाते उनके परिवार वाले इधर उधर भागते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। बट कई लोगों को ये मालूम था कि ये हो रहा है, लेकिन इंसाफ कौन करता। तो ये सिलसिला चलता रहा। इत्तेफाक से 1939 में फिर आखिरकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 45 तक चला। और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम बरसाए, इसके बाद जापान कमज़ोर हो गया। जापान ने हथियार डाल दिए, और जापान के हथियार डालने के साथ इधर सोवियत सेना भी पहुंच गई थी चीन की तरफ। उसके बाद जापान की जो आर्मी थी, इंपीरियल आर्मी, उसको यहाँ से हटना पड़ा इस एरिया से। और वो जब भागे तो फिर वहाँ पर उस वक्त चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी एक साथ था, सोवियत भी साथ थे, तो फिर वहाँ पे ये लोग पहुँचे इस लैब पर जो यूनिट 731। वहाँ जाने के बाद सोवियत संघ की जो सेना थी उसने इस लैब को अपने कब्जे में लिया, और वहाँ जो भी लोग जापान के थे जो काम कर रहे थे उन सबको गिरफ्तार किया। हालांकि कहते ये भी हैं कि गिरफ्तारी से पहले, और उन्हें पता था कि हम हार रहे हैं, तो बहुत सारे जो रिसर्च पेपर थे जापान ने जला दिए, लेकिन बहुत सारे बच गए। इसके बाद इन लोगों को लेकर आया गया, इनके ऊपर वॉर, एक युद्ध बंदी वाला मुकदमा चला। कुछ को सोवियत सेना ने कब्जे में रखा, जेल भेज दिया। कुछ को यूएस ने कहा कि हमें सौंप दो। यूनाइटेड स्टेट ने, अमेरिका ने इस यूनिट 731 के कई अहम साइंटिस्ट और बाकी लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। लगा था कि अमेरिका जो है इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ भी खेल हो गया। अमेरिका ने उनके खिलाफ कुछ काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने करीब 5 लाख इंसानों की मौत के जो जिम्मेदार थे। अमेरिका ने इन लोगों से सिर्फ ये कहा कि तुमने जितने भी अभी तक रिसर्च किए, चाहे वो केमिकल वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, जैविक या रासायनिक हथियार, उन रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो क्या रही वो हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें माफ़ी दे देंगे। और कहते यही है कि उन लोगों से अमेरिका ने वो रिपोर्ट ले लिया। अमेरिका शुरू से बहुत ही होशियार और चालाक देश है, और उन सबको लेने के बाद उन सबको माफ़ी दे दी। तो ये सारी रिपोर्ट, सारी चीज़ें अमेरिका ने ले ली। लेकिन 1945 में जब सोवियत ने इस जगह को आज़ाद कराया, जापान की इंपीरियल आर्मी हार गई, तो फिर इस यूनिट 731 को पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और फिर दोबारा कभी ये नहीं बसा। आज भी वो जगह अपनी जगह पर है। और अब लोग यूनिट 731 की जो कहानी जानते हैं, उस इलाके में जब भी जानते हैं तो सिर्फ एक नज़र डालने के लिए उस इलाके का दौरा ज़रूर करते हैं कि ऐसी जगह थी जहाँ पे करीब 13 साल तक इंसानों के ऊपर सबसे ख़तरनाक रिसर्च किए गए थे, और इतने सारे लोगों की जान गई थी। हालांकि इसके अलावा भी वहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि आपको, कई और भी यूनिट थे जहाँ पर रिसर्च होता था, लेकिन सबसे बदनाम, सबसे कुख्यात यही था, यूनिट 731। तो 13 साल के बाद आखिरकार इस यूनिट को बंद कर दिया गया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये ऐसा नहीं, कहानी ख़त्म हो गई। आज भी इस दुनिया में बहुत से देश, बहुत ताकतवर देश, कुछ ताकतवर नहीं है वो भी, गुपचुप तरीके से इस तरह के रिसर्च करते रहते हैं, और सारे कानून तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं। बहुत जगह पे इंसानों पर रिसर्च होता है। आज भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 2019 दिसंबर में जो कोरोना फैला था चीन की वुहान लैब से, यहाँ पे भी याद रखिए वो वुहान लैब है, तो उस वुहान लैब से जो फैला था, क्या चीन ने जानबूझकर उसे फैलाया था, या वहाँ के स्टाफ की लापरवाही और गलती की वजह से हुई थी? और इतने खतरनाक वायरस का वो कर क्या रहा था? क्योंकि वहाँ से कई चमगादड़ मिले थे, और कोरोना का जो वायरस है उसका ओरिजिन चमगादड़ से हुआ था। तो उस वुहान लैब को लेकर भी बहुत सारे शक और सवाल हैं। अमेरिका से लेके WHO, बाकी देश इल्ज़ाम लगाते रहे, और इल्ज़ाम लगाने की कई वजह भी है कि कोरोना पूरी दुनिया में फैला, लेकिन जिस देश से फैला उस देश में कोरोना ने सबसे कम तबाही मचाई। बाकी दुनिया ताला लग गया, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों इससे ग्रसित हुए, संक्रमित हुए। तो क्या चीन की ये साजिश थी? और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये साजिश नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से आज भी यूनिट 731 जैसी न मालूम कितनी लैब है जो अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों की निगरानी में बड़े गुपचुप तरीके से चल रही हैं, जहाँ पे केमिकल, बायोलॉजिकल, इस तरह के रिसर्च होते हैं। कुछ ओपन है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसर्च होता है क्योंकि वो लीगली है, इंसानों की भलाई के लिए कहते हैं किया जाता है। लेकिन जो इंसानों की भलाई से ज़्यादा अपने देश को ताकतवर बनाने और दुश्मनों को मिटाने के लिए जो रिसर्च होते हैं वो सब चोरी छुपे होते हैं। तो ऐसे आज भी बहुत सारे लैब हैं जहाँ पे चोरी छुपे उसी तरीके का काम हो रहा है जो शायद 1932 से 1945 तक चीन के उस यूनिट 731 में हुआ था। तो ये थी कहानी उस खूंखार लैब की
कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाऊँ उससे पहले शुभम कुमार मिश्रा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम। इसके अलावा हरप्रीत कौर की मम्मी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हरप्रीत कौर जी, आपकी मम्मी को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। सबीना खातून का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सबीना। और मोहम्मद इम्तियाज़ खान ने भेजा है, मोहम्मद एहसान का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे एहसान। इसके अलावा नरेश शॉ, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नरेश। मंकी पांडे, सत्यम शिवम सुंदरम, इन दोनों का भी आज बर्थडे है। नाम 3 है सत्यम शिवम सुंदरम, पर एक है और मंकी पांडे एक है, और इनके दोस्त शिवम दुबे ने भेजा है। इसके अलावा सुभाष कुमार गुप्ता जी का भी आज जन्मदिन है, बेगूसराय से हैं ये। और अमनदीप का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अमनदीप। मनदीप मसीह ने भेजा है। जतिंदर शर्मा ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा मनदीप परमार जी ने एक मेल लिखा है, जो कल की शायद कहानी सुनाई थी, और इनके हस्बैंड पंजाब पुलिस में है, तो ज़रूर किसी केस में आपसे भी मदद लेंगे। थैंक यू सो मच मेल लिखने के लिए। राजू कुमार ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा सुनीता रॉय कोलकाता से हैं, एक फ्रॉड की कहानी भेजी है, और मैं सुनीता जी आपको ज़रूर जल्दी रिवर्ट करूँगा मेल पे, जो भी हेल्प होगी ज़रूर करूँगा। जेठाराम गोदावा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जेठाराम जी। एक जेठालाल हैं, वो सब टीवी पे जो आता है, बहुत मैंने शो देखा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो ये बीकानेर से हैं जेठाराम जी, थैंक यू सो मच। अमित कुमार हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा विपिन चौबे ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। परम बल्लाना, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा सुमेर सिंह ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। राजकुमार आहूजा ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद समीर ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। रणित चैटर्जी ने भी की है। चरणजीत कर ने भी की है। इसके अलावा रीता खत्री, ये नेपाल से अभी नॉर्वे में रह रही है, इन्होंने एक मेल में जो भी लिखा है अपने रीता जी, मैं जल्दी उसका आपको रिप्लाई करता हूँ, पूरा मेल पढ़कर जो भी हेल्प होगी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा AK राजपूत, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। परेश ठक्कर जी हैं अकोला महाराष्ट्र से। इसके अलावा लक्ष्मण जयपुर से हैं, एक कत्ल की कहानी उन्होंने भेजी है, जो मैडम ने बताया। तो लक्ष्मण, मैंने अपने जो राजस्थान में रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ हैं शरद कुमार, उनको मैं भेजूंगा, और जो भी हेल्प होगा मैं आपसे ज़रूर उसमें मदद करूंगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खड़ी करती है इंसाफ के लिए एक परिवार न मालूम कितने बरसों तक पुलिस और अदालत के चक्कर काटता रहता है। हालांकि अब 41 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिलता, और जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है, और एक बहरूपिया उन्हीं के घर में उन्हीं का बेटा बनकर रहता है करीब 41 साल तक, 41 ईयर। और इस कहानी का अफसोसनाक पहलू यह है कि उस घर का जो असली वारिस, जो असली बेटा है, वो कहाँ है किसी को पता नहीं। आज 41 साल बाद भी उसकी पहेली एक पहेली है। वो इस वक्त है तो कहाँ है, किस हाल में है, दुनिया में है भी कि नहीं है, कोई नहीं जानता। आज की कहानी का एक पहलू ये भी है कि आज जिस तरक्की के दौर से हम गुजर रहे हैं, ख़ासतौर पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, जो साइंटिफिक, DNA, फॉरेंसिक, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया गया होता तो शायद इस परिवार को इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, बहुत पहले सच्चाई सामने आ जाती। पर अफसोस ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये पूरी कहानी एक सिस्टम को लेकर ख़ास तौर पर सवाल खड़े करने को लेकर, और अपने आप में हैरत अंगेज़ भी है कि आज के इस दौर में भी कैसे कोई बहरूपिया एक घर में 41 साल तक बेटा बनकर रहे। ये उस घर की, उस माँ के लिए उसकी ममता के साथ भी एक मजाक, बाप की मोहब्बत के साथ भी मजाक, बहन और भाई के रिश्ते के साथ भी मजाक, और उसके अंदर जो रहता है बहरूपिया बनकर, वो सिर्फ लालच भरा हुआ है। उसे इन रिश्तों से कोई मतलब नहीं, उसे इमोशन से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन अगर पुलिस और कानून वक्त रहते मदद करती तो शायद इतनी लंबी लड़ाई नहीं होती। तो आज की कहानी, लेकिन पूरी कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊं कि ऐसी कहानियां तमाम कुकू FM पर भी आप सुन सकते हैं। ऑडियो बुक है जिसमें तमाम क्राइम के, पॉलिटिकल, ऑडियो बायोग्राफी, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की जितनी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं इस कुकू FM पर है। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 भी है। तो अपनी अपनी पसंद की कहानियाँ आप कुकू FM पर भी जाकर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप देखें और कुकू FM पर भी कहानियों का मज़ा लें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहानी बिहार की है, बिहार के नालंदा ज़िले की, बहुत मशहूर है नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से भी। इसी नालंदा में एक ऐसा परिवार रहता था, कहते हैं कि जिस परिवार के लोग बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करते हैं। एक भाई तो राज्यसभा के MP, सांसद, वकील भी, और भी बाकी लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पर, अमीर परिवार। और जिस परिवार की मैं कहानी सुना रहा हूँ वो परिवार करोड़पति बल्कि अरबपति भी कह सकते हैं,
क्योंकि 100 बीघा ज़मीन की कीमत क्या होगी आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। 100 बीघा ज़मीन, ना मालूम कितने अपार्टमेंट में फ्लैट्स, कई दुकानें। ऐसे ही घर की ये कहानी है नालंदा ज़िले के रहने वाले मुरगांव, एक गांव है वहाँ पर, कामेश्वर सिंह की। कामेश्वर सिंह एक ज़मींदार, पंचायत के मुखिया भी रहे गांव के बरसों तक। गांव में उनका अरदब रौब, अच्छे परिवार से, अमीर। उनकी पत्नी राम सखी देवी, दोनों की शादी होती है। उसके बाद इनकी बेटियां पैदा होती हैं। कुल 5 बेटियों में एक ही बेटा होता है, 5 बहनों का एक भाई इकलौता। बड़े प्यार से उसे पालते हैं, उसका नाम कन्हैया रखते हैं। कन्हैया बड़ा लाडला था क्योंकि घर का इकलौता बेटा था 5 बहनों पर। तो कामेश्वर सिंह भी खुश, राम सखी देवी भी खुश, कन्हैया की तमाम बहनें भी खुश। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कन्हैया बड़ा होता है। 1977 में उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। स्कूल में पढ़ता था, ट्यूशन भी पढ़ाई कर रहा था। अब बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाता है, मैट्रिक का, 1977 में। तो 1977 में 20 फरवरी 1977 को कन्हैया का बोर्ड का एग्ज़ाम था। बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए वो इस गांव से दूर जाता है, लेकिन यही वो मनहूस तारीख थी जिसके बाद कन्हैया फिर कभी लौट कर अपने घर नहीं आता। एग्ज़ाम देने जाता और गायब हो जाता है। शाम तक नहीं लौटता, घर वालों को फिक्र होती है, इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं पता नहीं चलता। फिर उसके बाद अगले रोज़ कन्हैया की माँ पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। अब पुलिस भी ढूंढती है, घर वाले भी अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं, तमाम रिश्तेदार हैं इधर उधर की, कहीं शहर चला गया, कहीं और गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, कन्हैया की कोई खबर नहीं मिलती। माँ बाप की उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। कन्हैया अपने पिता का लाडला था। कामेश्वर सिंह और परेशान होने लगते हैं। कन्हैया की गुमशुदगी ने उनको शारीरिक रूप से भी तोड़ दिया। वो धीरे धीरे बीमार होने लगे। मोतियाबिंद भी था उनको, और बेटे के गम ने, बेटे की जुदाई ने उन्हें और परेशान कर दिया और कमज़ोर कर दिया। इधर ये माँ बाप कन्हैया की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। कई पंडितों के दरवाजे पर गए, कई तांत्रिक से मिले। कुछ तांत्रिक ने कहा अगले 3 महीने में लौट आएगा, लेकिन वक्त बीत गया, कन्हैया नहीं लौटा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 1 साल से 2 साल, 3 साल, चौथा साल आ गया, लेकिन कन्हैया की खबर नहीं मिली। माँ बाप, तमाम बहनें अपने उस गुम भाई के लिए रो रो कर, बुरा हाल उनका, बट उम्मीद नहीं छोड़ी, तलाश जारी थी। इसी दौरान 77 से अब कैलेंडर पलटता है और 1981 का साल आ जाता है, 1981। 20 सितंबर 1981। 20 फरवरी 1977 को गायब हुआ था कन्हैया, और 20 सितंबर 1981 की तारीख, जिस गांव में ये रहता था, मुरगांव, उस गांव के एक बराबर में गांव था। इस 20 सितंबर 1981 को उस गांव में एक नौजवान साधु आता है। उसने साधु का हुलिया बना रखा था, बाल वाल बड़े थे, और धीरे धीरे फिर वो गांव वालों से मिलता जुलता है। उसके बाद बताता है कि वो एक ज़मींदार का बेटा है। साधु कहता मैं पास के गांव मुरगांव उनका बेटा हूँ, कामेश्वर सिंह का मेरा नाम कन्हैया है। अब कन्हैया की गुमशुदगी की खबर आसपास के तमाम गाँव को थी, क्योंकि कामेश्वर सिंह का कद इतना बड़ा था, मुखिया थे, रईस थे, ज़मींदार थे, और ये भी पता था इकलौता बेटा है, गुम है। हर गांव में भी ढिंडोरा पिटवाया गया था कि कहीं कोई सुराग मिले तो बताए। तो अब ये साधु आता और अपने आप को कहता है कि मैं कन्हैया हूँ। इसके बाद वो अपने हाथ से कुछ कागज़ भी लिख के देता है, कहता है कि मैं कन्हैया हूँ। कुछ लोग जो कहते थे कि कन्हैया को हम जानते हैं, वो कैसा लिखता, तो उसने लिख के दिया। हैंड राइटिंग भी बड़ी लगभग मिल रही थी। गाँव वाले बड़े खुश हो गए कि ज़मींदार साहब का बेटा लौट आया है, चलो ज़मींदार साहब के पास लेकर चलते हैं, कुछ इनाम भी मिलेगा। तब उस साधु को लेकर लोग मुरगांव पहुँचते हैं कामेश्वर सिंह के घर। कामेश्वर सिंह के घर जाकर वो बताते हैं कि आपका खोया हुआ बेटा मिल गया। कामेश्वर सिंह, उनकी माँ, बहनें खुशी के मारे एकदम बाहर भागती भी आती हैं। लेकिन जब इस साधु को देखती हैं तो उन्हें थोड़ा सा यकीन नहीं होता कि उनका खोया हुआ कन्हैया है। अब पिता कामेश्वर सिंह की तबीयत बिगड़ी हुई थी, मोतियाबिंद था, दिखाई भी साफ नहीं दे रहा है, लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये वही कन्हैया है, हमने तो देखा है इसकी। अब थोड़ी उम्र हो गई, चूँकि 4 साल का लंबा अरसा था, 4 साल में बच्चे बड़ी जल्दी बदलते हैं, हुलिया बदलता है, लेकिन ये वही है। बाप को यकीन हो जाता है, क्योंकि बेटे के गम में वो परेशान थे। बाप फ़ौरन गले लगा लेते, कहते ये मेरा बेटा है। लेकिन माँ को यकीन नहीं होता। माँ जिसने अपने कोख से कन्हैया को जन्म दिया था, उसे लगता है मेरा बेटा नहीं हो सकता। उसकी कई चीज़ें थी। एक, कन्हैया के सर पर एक मार्क था, वो निशान गायब था। कन्हैया की आवाज़ बदली हुई थी, उसके नैन नक्श भी थोड़े अलग थे,
माँ को लगा कि ये नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बच्चों के गले मिलकर भी पता कर लेती है। तो जब वो आया तो सुशी में गले भी लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद राम सखी देवी जो कन्हैया की माँ थी, उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पति बहुत खुश हैं और बेटे की वापसी पर तो एक पत्नी को लगा कि 4 साल से ये पता नहीं इनकी सेहत बिगड़ रही है, चेहरे पे पहली बार इतनी मुस्कुराहट देखी है, खुशी में खाना वाना भी ठीक से खा रहे हैं। तो इस शक को अपने दिल में ही दबा कर वो भी चुप हो गई। अब कन्हैया की वापसी पे पूरा घर खुश था, लेकिन माँ के दिल में एक कश्मकश थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। अब वो रहना शुरू हुआ, जैसे जैसे रहने लगा तो माँ का यकीन और बढ़ता गया कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। लेकिन कामेश्वर सिंह को यकीन था कि ये उनका बेटा है। फिर उसकी कुछ हैंडराइटिंग देखी तो पुरानी हैंडराइटिंग से भी मैच कर गई। अब धीरे धीरे कामेश्वर सिंह की हालत भी ठीक होती गई। अब वो तंदुरुस्त होते गए बेटे की वापसी के बाद। पत्नी भी खुश थी कि उनके शौहर की तबीयत, उनके पति की तबीयत ठीक हो रही है। लेकिन ये भी था कि ये बेटा फर्जी है, ये उनका बेटा नहीं है। वो अपने पति के ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। करीब 6-7 महीने बीते। कामेश्वर सिंह की अब तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अब 21 नवंबर 1981, मतलब आने के बाद 20 सितंबर को आया और उसके बाद अक्टूबर नवंबर, करीब 2 महीने तक इंतज़ार किया। 2 महीने में कामेश्वर सिंह की तबीयत ठीक हुई। 21 नवंबर 1981 को आखिरकार राम सखी देवी अपने गांव के पुलिस स्टेशन में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा जो 1977 में एग्ज़ाम देने गया था खो गया। 4 साल के बाद एक साधु साहब का लड़का आया है और वो कहता है कि वो मेरा बेटा है, जबकि मैं माँ हूँ, मुझे मालूम है ये मेरा बेटा नहीं है, कोई फर्जी है और ये धोखा दे रहा है, ये ठग है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने कहा 1981 में ठीक है। अब पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। बेटा घर में है। वक्त बीतता गया। माँ कई बार पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने कहा जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। करीब 9 साल बीत गए। 1990 आ गया। इस दौरान में अब कन्हैया और भी बड़ा हो गया। 90 में कामेश्वर सिंह की डेथ हो गई। अब माँ बची अकेली। कुछ बेटियों की शादी हो गई, पटना और इधर चली गई। यहाँ कन्हैया गांव में ही रह रहा है, सबको यही पता है ज़मींदार साहब का बेटा है। माँ भी नहीं मान रही, लेकिन पुलिस और कानून कोई मदद नहीं कर रहा है। और एक माँ इस ख्याल के साथ कि जिस बेटे को साथ में रह रही हूँ वो मेरा बेटा नहीं है, और दूसरा ख्याल ये कि ना मालूम मेरा बेटा कहाँ और किस हाल में होगा। ये तमाम ज़ख्म तकलीफ़ लेकर माँ जी रही है। लेकिन पति की मौत के बाद माँ भी थोड़ी टूटी। राम सखी देवी अपने पति की ठीक मौत के बाद 5 साल बाद 1995 में उनकी भी डेथ हो गई। और उनकी मौत के साथ ही अब कन्हैया के लिए रास्ता खुल गया। माँ बाप दोनों मर चुके, 5 बहनें हैं, बहनों की शादी हो गई। इधर पुलिस ने भी, अब माँ बाप मर गए, जो कंप्लेनेंट है वहीं इस दुनिया में नहीं है तो केस का क्या करे, तो पुलिस ने भी कहा चलो भला टली, केस क्लोज कर दिया। माँ ने जो केस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था कि मेरा बेटा फर्जी है, मेरे असली बेटे को ढूंढा जाए और इस फर्जी की पोल खोली जाए, इसका सच लाया जाए, वो इन 9 और 5 14 सालों में कुछ नहीं हुआ। केस क्लोज हो गया। इस दौरान में माँ को जब शक था तो माँ ज़्यादातर अपनी बड़ी बेटी जो पटना में रहती थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, उनके साथ भी रहती थी। इधर कन्हैया यहीं रहता था। फिर कन्हैया की भी शादी हो गई, कन्हैया ने शादी कर ली। और अब वो क्या करता था, धीरे धीरे अपने बाप और माँ की उस प्रॉपर्टी को, ज़मीन को बेचना शुरू किया। 100 बीघा में से कहते हैं करीब 50 बीघा ज़मीन तो उसने बेच दी, और बाकी चीज़ों पे भी अब उसका कब्जा, क्योंकि वारिस बेटा, माँ भी अब रही नहीं। केस क्लोज। लेकिन एक बहन जो माँ जिसके साथ रहती थी, विद्या नाम था, विद्या को भी पूरा यकीन था अपनी माँ की बात पर कि ये मेरा भाई नहीं है। और विद्या ने बचपन से देखा भी था कन्हैया को। माँ और बाप के गुजरने के बाद विद्या ने कहा कि अब इस लड़ाई को वो लड़ेगी। अब विद्या ने पुलिस और अदालतों के चक्कर काटने शुरू किए। नीचे से कहीं कुछ नहीं हुआ। आखिरकार विद्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने कहा कि 1981 में मेरी माँ ने एक रिपोर्ट लिखाई कि मेरे घर में जो शख्स रह रहा है वो मेरा बेटा नहीं, एक बहरूपिया है। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, अदालत ने कुछ नहीं किया, और अब मेरे माँ बाप दोनों मर गए, इसलिए केस क्लोज हो गया है। पर मैं अब भी कह रही हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। एक घर में बहरूपिया घुसा है, क्या ये जुर्म नहीं है? क्या उसकी सच्चाई नहीं पता की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने विद्या की इस दलील को मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया पुलिस को कि इस मामले की तफ्तीश करो, केस दोबारा खोलो, और कहा कि लोअर कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे।
विद्या ने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जीत ली। इसके बाद फिर इंक्वायरी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, लोकल पुलिस भी डरी। इसके बाद मामले की तफ्तीश हुई। जो काम 41 साल पहले होना चाहिए था वो 41 साल बाद हुआ। पिछले महीने की 5 अप्रैल को बिहार की एक लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया। 41 साल बाद फैसला ये कि जो शख्स 41 साल से कामेश्वर सिंह और राम सखी देवी का बेटा बनकर और उन 5 बहनों का भाई बनकर उनके घर में रह रहा, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प रहा, उनकी ज़मीनों को बेच रहा है, वो दरअसल कन्हैया कुमार नहीं है। उसका नाम दयानंद गोस्वामी है। और ये दयानंद गोस्वामी बिहार में एक जगह है जमुई, उसी जमुई के एक गांव का है। ये पूरा फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने कन्हैया कुमार उर्फ दयानंद को अलग अलग मामलों में 2-3 साल और एक 6 महीने, करीब 6.5 साल आप समझ लीजिए कि सज़ा सुनाई और जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरेगा तो और जेल में रहेगा, और इसके साथ ही उसे जेल भेज दिया। तो इस वक्त कन्हैया कुमार उर्फ दयानंद जेल में है, फर्जीवाड़े के चक्कर में। एक माँ बाप का 41 साल तक बहरूपिया बेटा बनकर रहने के जुर्म में, 5 बहनों का फर्जी भाई बनने के जुर्म में जेल की सज़ा काट रहा है। और अब ये जो सारी प्रॉपर्टी संपत्ति है अब ये बहनों के नाम होगी। अब सवाल ये था कि दयानंद का सच सामने कैसे आया। कुछ चीज़ें थी जो उसके खिलाफ गई। पहली, अदालत ने उससे पूछा कि 1977 में तुम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे 20 फरवरी को, उसके बाद तुम गायब हो गए। 20 सितंबर 1981 को तुम वापस आते हो गांव में 4 साल बाद। एक तो तुम गायब कहाँ हुए और इन 4 सालों में कहाँ रहे। उसने पहले सवाल का जवाब दिया कि मुझे मेरे गांव में जान का खतरा था, इसलिए मैं गांव छोड़कर भाग गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला 16 साल के इस बच्चे का कोई दुश्मन नहीं था, और जिस परिवार से था उस परिवार में बहुत ऐसे कोई नहीं था जो उस परिवार से दुश्मनी ले। दूसरे सवाल का उसने कोई सही जवाब नहीं दिया कि इन 4 सालों तक कहाँ था। अगर वो बता देता कि इन 4 सालों में मैं इन इलाकों में रहा, इन घरों में रहा, इन रिश्तेदारों के पास रहा, इन दोस्तों के पास रहा, तो लोगों से भी पूछताछ होती और फिर उसकी बात की तस्दीक की जा सकती थी कि हाँ इन डेट्स पे ये यहाँ रहा। लेकिन उसने इन 4 सालों का हिसाब किताब नहीं दिया और यहीं पे वो मार खा गया। तो पहला, वो इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाया। दूसरा, 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा था, इसलिए वो स्कूल में ही पढ़ता था 10 तक। जो तमाम टीचर थे स्कूल के, उन्होंने भी पहले जब माँ को शक हुआ तो माँ ने वो काम किया जो पुलिस को करना चाहिए। माँ चुपचाप खामोशी से उसके उस्तादों टीचर के पास जाती थी, कहती थी कि आपने तो कन्हैया को पढ़ाया है 8-9 साल, ये देखिए कि ये कन्हैया है। टीचर देखकर कहते थे कि ये कन्हैया नहीं है, मैंने इसे कभी नहीं पढ़ाया, बल्कि टीचर ने तो उसके हैंडराइटिंग तक बोला कि ये नहीं है। तो टीचर ने मना किया। जो उसके मार्क थे सर पे वो उसका नहीं मिला। और जो तीसरी सबसे चीज़ बड़ी गिलाई, जो बड़ी चीज़ उसके खिलाफ गई वो ये थी कि उसने जब पुलिस या घर वालों ने कहा कि तुम DNA टेस्ट कराओ, उसने सैंपल देने से मना कर दिया। अब अपने यहाँ कानून ऐसा है कि आप जबरन सैंपल टेस्ट करवा नहीं सकते हैं, तो उसने मना किया और पुलिस ने इसी को करके कि भाई उसका राइट है, कुछ नहीं किया। वरना 41 साल ना लगते। कई केस हम लोगों ने ऐसे भी दुनिया में देखे हैं जिसमें अब वही काम होता है कि पुलिस कई टेढ़े मेढ़े काम करती है तो फिर कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ केस को सीधा करने के लिए अगर ज़रा सा टेढ़ा कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता, सच्चाई तो सामने आ जाएगी। DNA सैंपल के लिए कोई और चीज़ की तो ज़रूरत भी नहीं थी। मानना मानना कोर्ट का काम था बाद में, कम से कम बेस तो तैयार हो जाता। भाई 41 सालों तक वो घर में रहा, बाल भी कटाने जाता होगा बार्बर शॉप में, उसी शॉप में से कोई उसके बाल के सैंपल उठा लेता, नाखून के सैंपल उठा लेता। बीमार पड़ा होगा, कई बार डॉक्टर के पास गया होगा इंजेक्शन लगाने के लिए, वहाँ से सैंपल उठ सकता था। खामोशी के साथ उसकी रिपोर्ट आ जाती, माँ बाप से मैच कर रहा है कि नहीं, उसी वक्त पता चल जाता है ये उनका बेटा है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई। और 41 साल बाद जब एक बहन कोर्ट तक पहुंची, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत तक, तब उस कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई हुई और 41 साल पुराना सच जो बहुत पहले आना चाहिए था अब आया 5 अप्रैल को। अब 41 साल तक एक बहरूपिया एक घर में रहा, उसने तमाम उनके पैसे उड़ाए, ज़मीन बेच दी, कहते हैं 50 बीघा से ज़्यादा, बाकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था, बहनों को उनके हक से वंचित कर दिया। और सबसे बड़ी बात, धन दौलत को किनारे रख दीजिए, एक माँ की ममता के साथ मजाक, और एक बाप जिस दुनिया से चला गया और उसे आखिर तक ये पता ही नहीं चला 95 में जब उनकी डेथ हुई कि घर में जो शख्स रह रहा है वो सच में उनका असली बेटा है भी कि नहीं है। और इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये कि जो असली कन्हैया है 41 सालों में आज अगर वो जिंदा है तो उसकी उम्र करीब 58 साल होती। 58 साल का वो असली कन्हैया, उस घर का असली वारिस कहाँ है, किसी को नहीं मालूम।
अब यहाँ पे पुलिस की चलिए डीएनए वीएनए कोई बैठा दीजिए। जिस जमुई के गांव का रहने वाला था, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दोबारा शुरू हुई, तब वहाँ पे तफ्तीश के लिए पुलिस गई। तो वहाँ के लोगों को पता है कि ये जो शख्स है ये कन्हैया नहीं है, बल्कि इसका नाम दयानंद गोस्वामी है। और उस गांव को ये तक मालूम था, लोगों को बयान दिया उन्होंने कि हम तो जानते थे कि दयानंद जो है वो किसी ज़मींदार के घर में उनका बेटा बनकर रह रहा है और उनका असली बेटा नहीं है। तो वो सच जो आम था, एक ओपन सीक्रेट, हर एक को पता था, पुलिस ही नहीं जानती थी। और नतीजा ये हुआ कि 41 लंबे साल लग गए इसे एक सच्चाई को बाहर लाने के लिए कि कन्हैया दयानंद है या दयानंद कन्हैया है। और तो और एक और सबूत जो इसके खिलाफ कोर्ट में गया। अब ये चूंकि दयानंद तो था लेकिन कन्हैया बनकर जी रहा था, इसने दयानंद के नाम पे एक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा दिया फर्जी। और इत्तेफाक से जब कोर्ट में कहा गया कि तुम कन्हैया नहीं दयानंद हो, उस गांव के रहने वाले, तो इसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी और उसने वो एक सर्टिफिकेट निकाल के कोर्ट को पेश कर दिया कि मैं दयानंद नहीं, दयानंद तो मर चुका और ये देखिए दयानंद की सर्टिफिकेट। तब कोर्ट ने कहा कि जब तुम कन्हैया हो, तुम जमुई के किसी दयानंद को जानते नहीं हो, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जेब में लेकर क्यों घूम रहे हो? इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। और इन्हीं चीज़ों ने आखिरकार सच ला दिया, लेकिन अफसोस बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 41 साल तक एक परिवार जिस गम में रहा, जिस तरीके से असली और नकली के बीच में उलझा रहा, एक माँ जिसे यकीन था कि उसका बेटा नहीं है, वो पूरी तरह सच जाने बिना भी इस दुनिया से चली गई। बाप की भी मौत हो गई और असली भाई, असली वारिस, असली कन्हैया, ये आज भी एक पहेली है। तो ये थी एक अजीब कहानी जो हमारे सिस्टम पे सवाल करती है। अगर यही सिस्टम वक्त पे काम करता तो शायद इस केस को सुलझाने के लिए मुझे लगता है 2-4 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं थी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शायद मैं 2-4 महीने भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। इस दयानंद की अगर तफ्तीश की जाती, असली कन्हैया की, और इसकी जन्म कुंडली निकाल ली जाती, तो उसी वक्त ये केस खुल जाता, उसी वक्त पता चल जाता और उसी वक्त वो वहाँ से निकल जाता। लेकिन 41 साल तक वो घर में रहा। सोचिए कितने पैसे उनके खर्च किए, उनके भरोसे को तोड़ा, उनके इमोशन के साथ खेला। जितना इस मामले में मुझे लगता है कि कन्हैया का ये हमशक्ल या कन्हैया का बहरूपिया जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि उतना ही कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम भी इसके लिए उतना ही बड़ी गुनहगार है। और ख़ास तौर पर वो लोकल पुलिस, जिस पुलिस के पास 81 में एक माँ ने एक अर्ज़ी दी थी कि मेरे असली बेटे को तलाशो और ये बहरूपिया का सच लाओ, और 81 से उस पुलिस ने उस पर कुछ नहीं किया। 2022 में जाकर पुलिस ने काम किया और कोर्ट का फैसला आया। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला। आज रंजीत सिंह चौहान पुणे से हैं, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रंजीत जी। और सुचित्रा चांगरे जी ने भेजा है। इसके अलावा सौरा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सौरा। और अनीता क्षेत्र, इनकी मम्मी, उन्होंने भेजा है अहमदनगर से। तनिष्का सिंह, बल्कि तनिष्का सिंह दाऊ, तो तनिष्का का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे तनिष्का। और सत्येंद्र और तीजू सिंह दाऊ ने भेजा है। इसके अलावा अभिषेक और नेहा की आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अनुराधा शर्मा और अजय शर्मा की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों की बधाई। कपिल शर्मा जी ने भेजा है। इसके अलावा साहिल भार्गव ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। ऋषा झा हैं, प्रीति श्रीवास्तव हैं, अंजलि हैं अहमदाबाद से, राशि पटेल हैं, दुर्गेश श्रीवास्तव हैं, आशुतोष राज हैं, दिशारी विश्वास हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह, कृति चौकियाल, संदीप सरकार, आशी राजू बरवा गुवाहाटी से, प्रियंका कालरा, इसके अलावा सतवंत गिल, मनीषा राज, पायल गर्ग, सैयद नौमान कर्नाटका से, देवांशु ढल, लवलीन, संदेश, काशिर सागर, इसके अलावा चंदन शर्मा, शशि सिंह, सुनील जैन पानीपत से, अब्दुल अजीज़, नवनीत रे।